जय हिंद एवरीवन, जय हिंद कैरेट, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। बेटा मेरी वॉइस एंड वीडियो दोनों चीजें क्लियर एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। जय हिंद एवरीवन, जय हिंद कैरेट्स, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, हर हर महादेव। इसमें वॉइस वीडियो बोथ आर क्लियर। जय निशिका, स्वाति जय हिंद, बच्चा सारिका जय हिंद। ओके हेलो, आलोक सिंह खुशी जय हिंद, स्नेहा जय हिंद। जय हिंद बेटा, मेरी आवाज सभी को क्लियरली सुनाई दे रही है, मैं दिखाई दे रहा हूँ। आई एम ऑडिबल टू, विजिबल टू यू। मेरी वॉइस एंड वीडियो दोनों चीजें क्लियर है, मैं दिखाई दे रहा हूँ, बढ़िया तरीके से मैं सुनाई दे रहा हूँ। जय हिंद बच्चा, मेरे को एक बार कंफर्म कर देना, जस्ट लेट मी न्यू, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा मेरी आवाज क्लियर है। अगर मेरी वॉइस क्लियर है, मेरा वीडियो क्लियर है, देन अपन सेशन की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आज से अपन मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करने वाले हैं। इसके बारे में बात करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री की। मतलब अभी तक अगर नहीं पढ़ा है ना, इट्स टोटली फाइन, कोई इशू नहीं है, बट अभी मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत आज से होने वाली है, तो मॉडर्न हिस्ट्री का पहला लेक्चर होने वाला है। तबीयत अभी थोड़ी बहुत ठीक है बेटा, है ना, बहुत ठीक तो नहीं है। जय हिंद, जय हिंद। मेरी वॉइस एंड वीडियो दोनों चीजें क्लियर है, एक बार बता देना बेटा, मेरे वॉइस वीडियो क्लियर है, क्योंकि आज अपन मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत करने वाले। और आज का जो पहला सेशन है वो अराइवल ऑफ यूरोपियंस का। यूरोप से भारत के अंदर लोग कैसे आए हैं, है ना। चलिए क्लियर है, वॉइस वीडियो दोनों चीजें क्लियर है। ओके जय हिंद बच्चा, वॉइस वीडियो क्लियर है। चलिए, मैं सच ऐसे मॉडर्न का वेटेज अलग से नहीं होता, ऐसी ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है ना। यहां पर मतलब अभी आप 12वीं की क्लास में हो या 12वीं पास करके आए हो, यहां पर डिसाइडेड कुछ नहीं होता है। याद रखना कि इससे इतने सवाल आ ही जाएंगे, इससे इतने सवाल आ ही जाएंगे। ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, मतलब यहां पर अपन नहीं बता सकते। अगर पता होगा कि यहां से इतने सवाल आएंगे, यहां से इतने आ जाएंगे, फिर तो बहुत आसान है ना बेटा, फिर तो हर कोई एग्जाम क्लियर कर लेगा एनडी का। यहां पर क्लियर नहीं है कि कहां से कितने सवाल आएंगे, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है बच्चा। तो यहां पर अपने को पढ़ना पड़ता है, यू हैव टू लर्न एवरीथिंग, आपको सब पढ़ना पड़ेगा यहाँ पे बेटा। मॉडर्न का वेटेज में ये तो नहीं बोल सकता कि बहुत ज्यादा है, बट सवाल आ जाते कई बार ज्यादा। अभी पिछले कुछ टाइम से सवाल ज्यादा आ रहे मॉडर्न से, तो अपन अज्यूम करके चलते कि इस बार भी मॉडर्न से सवाल ज्यादा आ जाएंगे। अजम्पशन पे अपने को करना पड़ेगा। अपन लोग क्लियरली नहीं कह सकता मैं कि यहां से आ ही जाएंगे, यहां से आ ही जाएंगे, नहीं। अजम्पशंस के बेसिस पे अपन कह सकते हैं कि यहां से आ सकते हैं। ओके अब जैसे आज अपन बात करेंगे, अपन यूरोपियंस के बारे में बात करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूरोपियंस भारत में क्यों आए, अराइवल उनका कैसे हुआ है, इंग्लैंड के लोग भारत में कैसे आए। यूरोपियंस के बारे में जब अपन बात करते हैं तो भारत में केवल और केवल ये मत समझना कि केवल और केवल अंग्रेज भारत के अंदर आए। अंग्रेज से पहले भी बहुत सारे लोग भारत के अंदर आए, बहुत लोग भारत के अंदर आए। अंग्रेजों से पहले बहुत सारे लोग भारत के अंदर आ रहे हैं। अब सवाल आज का जो है और आज का सेशन जो है वो आपके एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, बट याद रखना आपके नॉलेज के लिए भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉलेज के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है बच्चा, वाई इट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर नॉलेज ऑल्सो। देखो याद रखना कि नॉलेज के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज एक भारतीय होने के नाते पता होना चाहिए आपको कि अंग्रेजों ने भारत पे राज किया लगभग 200 साल, कैसे कर लिया, कैसे कर लिया। आलोक बता चुका हूं मैं इसके बारे में ऑलरेडी, अननेसेसरी सवाल पूछ के आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। कैसे करा भारत पे राज, अंग्रेजों ने भारत पे राज कैसे करा, है ना। समय लगा होगा भारत पे राज करने के लिए, बहुत समय लगा अंग्रेजों को, पर भारत पे राज अंग्रेजों ने कैसे कर लिया उसकी कहानी आज से शुरू हो रही है। और जब हम यूरोप के बारे में बात करते तो याद रखना यूरोप में केवल इंग्लैंड नहीं आता, इंग्लैंड के अलावा आप देखोगे फ्रांसीसी भी भारत के अंदर आए हैं, ब्रिटिशर्स के साथ साथ भारत में डेंस भी आए हैं, भारत के अंदर पोर्चुगीज भी आए, बहुत सारे लोग भारत के अंदर आए। तो भारत के अंदर ये आते हैं, और भारत के अंदर आने का रीजन क्या है, पहला सवाल तो ये बनता है कि भारत के अंदर यहां क्यों रहे। बट एक मैप में आपको दिखाता हूं कि देखो कितनी सारी फैक्ट्रीज इनकी भारत के अंदर थी, दिख रहा है, ये देखो यहां पर एक फैक्ट्री है, यहां पर फैक्ट्रीज है, ये जितने भी रेड लाइंस आपको दिख रहे हैं, रेड डॉट्स दिख रहे हैं, ये सारी की सारी फैक्ट्रीज है ब्रिटिशर्स की। हाँ जी ब्रिटिशर्स है, कुछ यहां पर पोर्चुगीज है, कुछ अंग्रेज है, इन सबकी फैक्ट्रीज भारत के अंदर यहां पर है, इतनी सारी फैक्ट्रीज भारत के अंदर यहां पर है। चलिए बताइए। ओके अब एक सवाल मैं पूछता हूं आप लोगों से, नॉर्मल सवाल है, बेसिक से सवाल मेरा आपसे कि अंग्रेज भारत में आए क्यों हैं। ये जो यूरोपियंस है, अगर मैं अंग्रेजों के बारे में बात ना भी करूं, ये जो यूरोपियन पावर है जैसे फ्रांस का है, ब्रिटेन है, पोर्चुगीज है, ये भारत में आ क्यों रहे, रीजन क्या है भारत में आने का। Why they all came to the India, भारत में आते क्यों हैं, है ना। अब एक सवाल आता है कि भारत में क्यों आ रहे हैं, आप नॉर्मली हम जवाब देंगे सर ट्रेड करने आ रहे हैं, पर क्या ट्रेड अकेला रीजन है, इस ट्रेड इज द ओनली रीजन, क्या ट्रेड एक अकेला रीजन है कि ये भारत के अंदर आते हैं। बताइए मुझे, भारत में क्यों आ रहे हैं, रीजन नॉर्मली आप कहते हैं कि सर ट्रेड इनका एक रीजन था, बट क्या ट्रेड एक अकेला रीजन था, नहीं। देखो ट्रेड अकेला रीजन नहीं, इसके पीछे एक छोटा सा इतिहास है, एक छोटी सी कहानी, उसके बारे में मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा आपको, कहानी वास्तविकता में क्या है, हालांकि आप समझ जाओगे। देखो आपको याद हो, अगर मैं मैप के बारे में बात करूं, देखो दिस इज अ मैप, ये मैप है अपना भारत का, ये मैप वाला एरिया, ये देखो इधर ये यूरोप आ गया। यूरोप में कौन सी कंट्रीज है, फ्रांस इधर आ गया, स्पेन यहां पर आ गया, पोर्चुगीज यहां पर आ गया, है ना, जर्मनी भी इधर है कहीं ना कहीं, देखो लंदन भी यूरोप के अंदर ही आ रहा है, आयरलैंड भी यहां पर आ गया, यूरोपियन कंट्रीज है। अब यूरोप के अंदर आपने सुना होगा, अगर आपने इतिहास थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, तो यूरोप के अंदर एक रेनेसो आता है, पुनर्जागरण यूरोप के अंदर आया था, याद है किसी को। यूरोप के अंदर पुनर्जागरण है, रेनेसो यूरोप के अंदर आया। रेनेसो के अंदर क्या हुआ, चीजें मॉडर्नाइज हो रहे हैं, लोग थोड़ा अमीर होना शुरू हो जाते हैं,
पूरा यूरोप के अंदर लोगों के पास पैसा आना शुरू हो गया, साइंस आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, तो लोगों के पास पैसा वैसा आना शुरू हो जाता है। अब जब भी किसी आदमी के पास पैसा आता है तो वो आदमी सबसे पहला काम क्या करता है, अपनी लाइफस्टाइल को सुधारता है। लाइफस्टाइल को सुधारने के लिए क्या करेगा, बढ़िया खाना खाएगा, चीजें परचेस करेगा, लग्जरी आइटम्स मंगवाएगा, घर बनाएगा, ये काम वो करता है, यही कर चीजें करता है, सभी काम वो करता है। अब क्या होता है कि जब ये रेनेसां यूरोप के अंदर आया तो वहां के लोगों के पास पैसा वैसा आना शुरू हो जाता है, बढ़िया थोड़ा बहुत पैसा वैसा आना उनके पास शुरू हो गया। अब वहां के लोगों के पास जब पैसा आया तो वहां के लोगों ने खाने के ऊपर पैसा खर्चा करना शुरू करा, खाने पे पैसा खर्चा कर रहे हैं। और खाने में क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े फेस्ट वहां पर होते हैं, बड़ी बड़ी पार्टीज वो लोग कर रहे हैं, खाना पीना बढ़िया कर, लग्जरी के ऊपर पैसा खर्चा कर रहे हैं। अब खाने में उनको पसंद है भैया मीट, मीट बड़ा पसंद है उनको, बड़ा मांस वास बड़ा खाते हैं यूरोप के लोग। अब मीट को अगर और टेस्टी बनाना है तो आपके पास जरूरी क्या होता है, मीट को टेस्टी बनाने के लिए आपको जरूरी है मसाले। मसाले बड़े जरूरी हैं। मसाले अगर तुम्हारे पास बहुत बढ़िया, मीट को अगर टेस्टी बनवाना है तो बनाना है आपको, तो आपके पास बढ़िया मसाले होने चाहिए। और मसाले कहां से आते हैं, मसाले आते हैं सारे के सारे भारत से। पर मसाले लाने वाले जो लोग हैं वो है अरेबियन। ये देखो अरेबियन डी अरब है, ये पूरा अरेबिया आ गया। अब मसाले यहां से आते हैं, भारत से लोग मसाले लेते हैं, अरेबिया के अरब के जो लोग हैं मसाले लेते हैं भारत से, और यहां से फिर ये लोग मसालों को लेके यूरोप के अंदर सेल कर देते हैं। अब भारत से जो अरेबियन है, ये जो अरेबियन मर्चेंट से मसाले अगर भारत से 10 रुपए में खरीदेंगे, यूरोप में वही मसाला ये 1000 रुपए के अंदर जाकर बेचते हैं। अब जब ये बात इन यूरोपियन कंट्रीज को पता लगी कि अरे मसाले भारत से सस्ते दाम पे खरीदते हैं और भैया हमारे पास आके मसाला महंगा हो जाता है, तो क्यों ना मसाले बेच के हम भी प्रॉफिट कमा लें, हम भी प्रॉफिट कमाएंगे भैया, 10 का खरीद के हम भी 1000 में बेचेंगे, हम भी प्रॉफिट कमाएंगे। अब प्रॉफिट कमाने के लिए इनको ये था कि भारत के साथ ट्रेड करें। अब ट्रेड करने के लिए भैया, ट्रेड अगर करना है मेरे को, तो मेरे को वहां पर उस कंट्री के अंदर जाना पड़ेगा। अब एक तरीका यह है कि ये लोग भारत के साथ व्यापार करें लैंड रूट से, जमीन के रूट से। जमीन का रूट कैसा है, फ्रांस यहां से आएगा या स्पेन यहां से आए, यहां से चल के ये इस अरेबियन पेनिनसुला को क्रॉस करें और यहां से क्रॉस करके भारत के अंदर आए और यहां से सामान ले। पर मेरे को एक बात बताओ कि ये जो सऊदी अरब वाला एरिया है, जो अरेबिया वाला एरिया है, इराक वाला एरिया है, जॉर्डन वाला एरिया है, मेरे को एक बात बताओ, क्या ये इन यूरोपियन मर्चेंट्स को अपने एरिया से निकलने देंगे, यस और नो? यूरोपियंस कॉम्पिटिटर है इनके, क्या ये लोग यूरोपियन मर्चेंट्स को अपने एरिया से निकलने देंगे? क्या लगता है, बताओ भैया, निकलने देंगे? ये मान लो अरेबिया मेरा है, अब मैं भैया किसी और को निकलने थोड़ी दूंगा मेरे एरिया से, मेरे को पता है ये व्यापार कर रहा है, मेरा व्यापार एक खा जाएगा। तो यहां से तो साहब ये लोग निकल नहीं सकते। अब इनको एक ही तरीका है कि हम लोग कुछ भी ऐसा करें, हम लोग एक सी रूट ढूंढे, यहां से कुछ भी करके इधर से घूम घाम के हमको भारत के अंदर आना है। What we want, we need to find a sea route। हमको एक सी रूट फाइंड करना है, एक समुद्र का रूट हम फाइंड करें और इस रूट के द्वारा हम भारत के अंदर जाएं, ताकि भारत के साथ हम लोग कर सके बढ़िया व्यापार। और ये चीज हमको करनी पड़ेगी। दैट इज द रीजन बेटा कि लोग भारत में आने के लिए बिल्कुल है ना ललायत है कि हमको भारत के अंदर आना है। तो बहुत सारे रीजन रहे। तो देखो पहला रीजन क्या था, वापस से कनेक्शन रीस्टेब्लिश करना चाहते। जैसे आपने देखा मौर्यंस के टाइम पर रोमन का भारत का कनेक्शन था, उसको रीस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। उसके अलावा इनके पास बता दिया मैंने रेनेसां आ गया है, तो बढ़िया जहाज बनाना सीख लिया इन्होंने, कंपस वंपस नेविगेशन करना सीख लिया है। तीसरी बात, इकोनॉमिकली अपने आप को प्रॉस्परस करना चाहते हैं और अपने इकोनॉमिकली अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। दैट इज द रीजन ये लोग भारत के अंदर आने के लिए बड़े ललायत थे कि यार भारत के अंदर हमको आना है। अब इसकी शुरुआत कहां से होती है? देखो दो कंट्रीज भारत में आने के लिए तड़प रही है, लगभग ये दो कंट्रीज तड़प रही है। ये दो कंट्रीज कौन सी? एक है अपने पोर्चुगीज और दूसरे है अपने स्पेन। अब इनको पता नहीं भारत का रास्ता कहां से। पोर्चुगीज और स्पेन पूरी दुनिया का भ्रमण करने के लिए तैयार है। इनको लगता है कि यार हमको दुनिया के अंदर अलग अलग कंट्रीज के अंदर जाना है और हर कंट्री में जाके हमको करना है ट्रेड। बढ़िया हम ट्रेड करेंगे, व्यापार करेंगे, इससे हमको बढ़िया फायदा हो जाएगा। दो कंट्रीज कौन सी है? एक है पोर्चुगीज, दूसरे स्पेनिश। ये देखो दिख रहा है स्पेन, ये स्पेन और ये पोर्चुगीज। अब ये दोनों लड़ रहे हैं आपस में, ये लड़ रहे हैं आपस में कि दुनिया की किस कंट्री में कौन जाएगा। बिकॉज एक कंट्री में अगर स्पेन चला गया तो वही सी कंट्री में पोर्चुगीज नहीं जाएंगे, नहीं तो दोनों के बीच में लड़ाई होगी। अब इसका हल कैसे निकाला जाए? तो क्या किया जाता है, स्पेन और पोर्चुगीज के बीच में एक ट्रीटी साइन होगी, संधि साइन होगी। संधि को कहा जाएगा ट्रीटी ऑफ टॉर्डिसिलस। सुना है किसी ने संधि के बारे में? ट्रीटी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 1494 के अंदर स्पेन और पोर्चुगीज के बीच में ट्रीटी साइन होती, संधि साइन होती है। संधि में कह दिया जाता है कि साहब जितना भी एरिया है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, कि जो वेस्ट वाला एरिया रहेगा, जितना भी वेस्ट वाला एरिया होगा वो सारा स्पेन का होगा। स्पेन इस कंट्री से व्यापार करेगा जो कि वेस्ट के अंदर है। और जो भी ईस्ट वाला एरिया होगा वो सारा का सारा पोर्चुगीज का होगा और पोर्चुगीज इन सारी कंट्रीज के साथ व्यापार करेगी। मतलब देखो मन से इन्होंने सोच लिया है दुनिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। बोला ईस्ट वाला एरिया, यहां पर जो कंट्री मिलेगी उससे व्यापार करने का अधिकार पोर्चुगीज के पास होगा, और वेस्ट वाला एरिया उसमें जो भी कंट्रीज मिलेगी सब उससे व्यापार करने का अधिकार किसको होगा? उसके ऊपर व्यापार करने का अधिकार होगा साहब भैया स्पेन को।
मन से डिवाइड कर लिया उन्होंने दुनिया को 2 पार्ट्स के अंदर। और ये क्यों करा? ताकि लड़ाई ये लोग ना करें, लड़ाई ना करें। और इनका एक मकसद और है, इनका एक मकसद ये है कि हम यहां पर क्रिश्चियनिटी को भी फैलाएंगे। हां जी, जो नॉन क्रिश्चियन कंट्रीज हैं वहां पर कहीं ना कहीं हम क्रिश्चियनिटी को फैलाएंगे। और इस तरीके से इन्होंने दुनिया को 2 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लिया। देखो, मन से कर लिया, मन से डिवाइड कर लिया। इनको किसी ने बोला नहीं कि डिवाइड करो, मन से डिवाइड कर लिया दुनिया को 2 हिस्सों के अंदर। एक हिस्सा बना ऐसा एरिया जहां पर व्यापार करने का अधिकार स्पेन के पास होगा, एक एरिया ईस्ट वाला कर दिया, बोले यहां पर व्यापार करने का अधिकार पोर्चुगीज के पास होगा। अब देखो, ईस्ट वाले एरिया में हमारा देश भी आता है, हमारा प्यारा देश भारत, और यहीं से इनके भारत में आने की शुरुआत हो जाती है। यहां तक क्लियर हो गया बेटा? कंफर्म कर दो, अब इसके आगे हम बात करते हैं। बट पहली बात बता दो, यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा। यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? प्लीज कंफर्म कर दो। देखो, इंपॉर्टेंट चीजें अपन कर रहे हैं। ओके, बिल्कुल सही बात है। बहुत बढ़िया, बेसिक चीजें कर रहे हैं बच्चा, है ना अपन। सवाल यहीं से आएगा। एक मिनट है, चलिए क्लियर है, चलो आगे बात करते हैं, है ना। अब क्या होता है, अब देखिए अब क्या हुआ। अब ये चीजें शुरू हुई, उससे पहले क्या होता है, 1487 के अंदर एक बहुत बड़ा नाविक था, नेविगेटर था, नेविगेटर इसको बोल सकते हो, बहुत बड़ा नाविक था। इसका नाम था मिस्टर डायस। केवल ये नाम याद रखना, मिस्टर डायस। इसको जिम्मेदारी दी गई भैया कि जाओ जाकर तुम भैया भारत की खोज करो, भारत में जाने का रास्ता तुम ढूंढ के लाओ। डायस भाई साहब के पास जिम्मेदारी दी गई कि तुम जाओ भैया और भारत के अंदर जाने का रास्ता तुम खोज के लाओ। अब ये भाई साहब बहुत बढ़िया नेविगेटर है, बहुत बढ़िया जहाज चलाने वाला आदमी है। अब ये क्या करते हैं, ये निकलते हैं अपने एरिया से, स्पेन से भाई साहब निकलते हैं, और निकलने के बाद ये भाई साहब जो है केप ऑफ गुड होप होते हुए ये पहुंच जाते हैं साउथ अफ्रीका। ये साउथ अफ्रीका के अंदर पहुंच गए। कहां पर पहुंच गए? ये साउथ अफ्रीका के अंदर पहुंच गए, जो ईस्ट कोस्ट था अफ्रीका का, वहां पर ये पहुंच जाते हैं। इनको लगता है कि अरे भारत है, ये जाते हैं वहां पर, इनको लग रहा है भैया मैंने इंडिया ढूंढ लिया, इंडिया ढूंढ लिया, और यहां के सबको खबर देते कि भैया मैंने भारत को ढूंढ लिया। पर बाद में पता लगता है भैया कि हम जो है वो इंडिया पहुंच गए। इंडिया नहीं पहुंचे, आप गलती से पहुंच गए, केप ऑफ गुड होप होते हुए पहुंच गए। कहां पर? आप पहुंच गए अफ्रीका के अंदर। तो याद रखना, इनका नाम केवल इसलिए याद रखना बेटा बिकॉज इन्होंने यूरोप से अफ्रीका तक के रास्ते की खोज कर ली कि अफ्रीका तक कैसे जाते हैं। इसके आगे भारत कैसे जाएंगे उसके बारे में किसी को नहीं पता है। यूरोप से अफ्रीका तक कैसे जाना, यहां तक की खोज करने वाला व्यक्ति था मिस्टर डायस। अब इसके बाद जिम्मेदारी दी जाती कैसे आदमी को, जिसने वास्तविकता के अंदर भारत के अंदर आने की हिम्मत भी करी और वास्तविकता के अंदर भारत के अंदर आ भी गया। इसका नाम था मिस्टर वास्को डी गामा। पुर्तगाल, ये पोर्चुगीज है, पुर्तगाल से निकल रहा है वास्को डी गामा। अब वास्को डी गामा को ये तो पता है कि अफ्रीका तक कैसे आते हैं। अब वास्को डी गामा बिल्कुल जहाज तैयार करता है, और जहाज वहां तैयार करके साहब ये निकलता है लिस्बन से। लिस्बन यहां पर है पुर्तगाल के अंदर। लिस्बन से निकलता साहब ये और पहुंच जाता है केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका के अंदर। अब साउथ अफ्रीका से आगे जाने का रास्ता इसको भी नहीं पता है। 1498 याद रखना ईयर, बिकॉज ये 1498 के अंदर भारत के अंदर पहुंच जाएगा। अब साउथ अफ्रीका के अंदर जब ये घूम रहे थे भैया, टेंशन के अंदर थे कि भारत कैसे जाए, रास्ता नहीं मिल रहा, क्या किया जाए। तो याद रखिएगा, फाइनली जो है इसको एक आदमी मिलता है। इस आदमी का नाम था मिस्टर अब्दुल माजिद। अब्दुल माजिद कहां के? अपने गुजरात के। हाँ जी, गुजरात के व्यापारी हैं, और व्यापारी आदमी गुजरात के। अब्दुल माजिद भी अपना जहाज लेके साउथ अफ्रीका के अंदर आए थे। अब वास्को डी गामा अब्दुल माजिद साहब से पूछते हैं ऐसी, भैया आप कहां से? बोले हम बोले इंडिया से। बोले इंडिया से? आप बोले हम इंडिया से। बोले इंडिया में कहां से? बोले हम गुजरात से, सूरत से। बोले यार मेरे को इंडिया ले चलो, इंडिया का रास्ता मेरे को बता दो। अब्दुल माजिद ने बोला ठीक है आपको रास्ता दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप हमारे मित्र है, दोस्त बन गए, आपको हम रास्ता दिखा देंगे। तो याद रखना, वास्को डी गामा ने खुद ने रास्ता नहीं ढूंढा भारत का, अब्दुल माजिद इसको भारत लेके आ गया कि भैया चलो मैं तुमको लेकर चलता हूं कि भारत क्या है। अब भारत में जब ये आया वास्को डी गामा, तो याद रखना वास्को डी गामा किस एरिया में आया? वास्को डी गामा आता है कैलिकट के अंदर। याद रखिए, कैलिकट मतलब कलकत्ता नहीं है, केरला है, नोट कर लीजिएगा। वास्को डी गामा आएगा कैलिकट, दैट इज केरला। केरला का कोंजीकोंडा एरिया, यहां पर वास्को डी गामा आता है सबसे पहले, और इसकी पहली फैक्ट्री भी यहीं पर लगाया गया। याद रखना, कहां पर है वास्को डी गामा? वास्को डी गामा भारत के अंदर आता है, पर भारत के अंदर आया कैलिकट के अंदर। याद रखिएगा, कैलिकट मतलब कलकत्ता नहीं है, ठीक है। ये दिख रहा है कैलिकट, ये कैलिकट है, दिख रहा है, ये कोस्ट केरला के अंदर है।
यहां पर ही आता है। अब यहां पर भाई साहब वास्को डी गामा आ गया। अब यहां पर जब ये आया तो इस यहां का जो लोकल रूलर था, लोकल जो राजा था, इसका नाम था ज़ेमुरिनी। इसको समुद्री भी कहा जाता है। इसने इसका बड़ा स्वागत किया, बोले भैया आओ, बिकॉज पहली बार अपन ने गोरा आदमी देखा, बिल्कुल गोरा आदमी आया भारत के अंदर, बड़ा जहाज लेकर आया। अब जब जहाज लेकर आया तो भैया ज़ेमुरिनी ने पूछा, समुद्री ने पूछा, भैया काहे के लिए आए यहां पर? बोले हम व्यापार करना चाहते हैं आपके साथ। बोले व्यापार करना चाहते हो? बोले हाँ व्यापार करना चाहते हैं। बोले किस चीज का व्यापार करोगे? बोले व्यापार करूंगा ब्लैक पेपर का। ब्लैक पेपर सबसे इंपॉर्टेंट स्पाइस था, काली मिर्ची वो सबसे इंपॉर्टेंट थी भैया। उसका व्यापार भारत में बहुत लोग करना चाहते थे, बिकॉज जो मांस में, जो मीट में स्वाद आता था वो इसी ब्लैक पेपर का आता था। अब वास्को डी गामा ने बात करी ज़ेमुरिनी से और बिल्कुल मामला फिक्स कर लिया। ज़ेमुरिनी ने बोला ठीक है आपकी फैक्ट्री खोल लो। तो फैक्ट्री का मतलब ये नहीं था कि वहां पर ब्लैक पेपर बना रहे हैं। फैक्ट्री का मतलब ये होता है बेटा, जैसे गोडाउन नहीं होते, बहुत बड़ा गोडाउन है, वहां पर सामान रखते हैं, रॉ मटेरियल रखते हैं, फैक्ट्री रो गोडाउन की तरह काम करती थी। अब ज़ेमुरिनी ने बोला हाँ ठीक है भैया कोई दिक्कत नहीं, ये चीज कर लो। और फाइनली जो पहली फैक्ट्री खोली गई वास्को डी गामा के द्वारा, वो कहां पर खोली गई? वो केरला के अंदर खोली गई, कैलिकट के अंदर। और वास्को डी गामा बहुत सारा प्रॉफिट कमाया उसने, बहुत सारा सामान लेके पहुंचा पुर्तगाल में और बहुत सारा प्रॉफिट इसने कमाया, याद रखिएगा। उसके बाद वास्को डी गामा वापस से आया भारत के अंदर। हाँ 3 बार भारत में आया वास्को डी गामा, फिर भारत के अंदर आया 1501 में और कन्नूर के अंदर इसने फैक्ट्री खोली। बट तीसरी बार जब वास्को डी गामा भारत के अंदर आता है 1524 में, तो भारत के अंदर जब ये आता है तो ये भारत के अंदर ही मर जाता है, इसकी मृत्यु हो जाती है। पता है क्यों मृत्यु होगी? बताओ मेरे को बताओ मेरे को, इसकी मृत्यु कैसे होगी? बताएगा मुझे। 3 महीने तकरीबन भारत में रहेगा और ये मर जाएगा। 3 बार ये भारत के अंदर आया। क्यों आ रहा है भारत में? व्यापार करने के लिए। सामान खरीदेगा, पुर्तगाल में जाके बेचेगा, सामान खरीदेगा, पुर्तगाल में जाकर बेचेगा। तीसरी बार जब ये आता है इसकी मृत्यु हो जाती है, मर जाता है। क्यों मरेगा कोई बताएगा? नहीं बेटा, भारत की खोज वास्को डी गामा ने करी थी यूरोपियन कंट्रीज के लिए, यूरोप के लिए करी थी। हम तो नहीं है भैया, जॉन्डिस हो गया था इनको। हाँ जी अरे भैया जॉन्डिस हो गया था, मलेरिया नहीं जॉन्डिस हो गया था। भाई साहब कितना मीट वीट खाया भारत के अंदर, इतने मसाले खा लिए, पेट इनका हो गया खराब। हाँ दिक्कत हो गई थी भाई साहब को, मृत्यु हो गई इनके। इसलिए बोलते हैं भाई हर चीज आराम से करनी चाहिए। नहीं भाई साहब ने जॉन्डिस वॉन्डिस। अब एक बड़ी मजेदार कहानी है वास्को डी गामा के बारे में। जब वास्को डी गामा पहली बार मिला था ना समुद्री से पहली बार मिला, तो वास्को डी गामा ने समुद्री से पता है क्या बोला? कि यार ये जो आपके यहाँ अरब व्यापारी आते हैं ना, इनको आप अपने देश में आने मत दो। पहली बार में बात कर ली थी इसने, बिकॉज अरब मर्चेंट्स तो आते थे भारत के अंदर। अरब तो बहुत टाइम से व्यापार कर रहे हैं समुद्री के साथ। पहली बार कोई पोर्चुगीज यहां पर आया था, तो जब पहली बार वास्को डी गामा मिला ना यहाँ पे, तो वास्को डी गामा क्या बोलता है ज़ेमुरिनी से कि आप ना अरब ट्रेड को स्टॉप कर दो। तब इस बात से ज़ेमुरिनी थोड़ा गुस्सा हो गया था। बोले यार आप कैसी बात कर रहे हो, हमारे अरब हमारे पुराने कस्टमर है, पहली बार आया, पहली बार आप ये बोल रहे हो कि उनके साथ व्यापार ना करे। तो ये छोटी सी बात याद रखना, कभी सुनने में आए तो ये चीज याद रखिएगा। अब क्या होता है कि जब वास्को डी गामा पहली बार व्यापार करके जाता है, पहली बार जब वास्को डी गामा व्यापार करके जाता है पुर्तगाल, तो वास्को डी गामा ने बहुत सारा प्रॉफिट कमाया जब पहली बार वो व्यापार करके गया। इससे पुर्तगाल के बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यापारी, बहुत सारे समुद्री नेविगेटर्स बड़े प्रभावित हुए। बोले यार हम भी करेंगे व्यापार, हम भी अपना जहाज लेके जाएंगे। और ऐसे एक आदमी अपना जहाज लेके भारत के अंदर आ जाता है वास्को डी गामा की देखा देखी करके। इस आदमी का नाम था कार्बल, याद रखिएगा, पेराडो अल्वारेज कार्बल। 1500 के आसपास ये भारत के अंदर आएगा और ये भी क्या करेगा भाई साहब, ये कैलिकट के अंदर ही पहुंचेगा, वहीं पर ये अपनी फैक्ट्री लगाने की कोशिश करेगा। पर इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। क्या होता है, ये भाई साहब ये भी अपना जहाज लेके पहुंचते हैं कैलिकट। इसका जो जहाज था ना कैरबल का, ये बहुत बड़ा जहाज है और पोर्चुगीज जहाज बहुत बड़े होते थे, आगे तो वो पता नहीं क्या क्या लगा रहता था। अब जैसे इसका जहाज पहुंचता है कैलिकट पर, केरला के अंदर पहुंचता है, यहां पर यहां के जो लोकल लोग हैं ना, वो इसके जहाज पे अटैक कर देते हैं। पता है अटैक क्यों करते हैं? बिकॉज इन लोकल लोगों को लगा कि यार ये जो बाहर के लोग हैं हमारा व्यापार खराब करेंगे, ये हमारा व्यापार खराब करेंगे। और लोकल लोगों को भड़का कौन रहा है? ये अरब के मर्चेंट्स भड़का रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, इसके जहाज पे इन्होंने अटैक कर दिया। अब भाई साहब पहली बार आया भारत में, इसके जहाज पे अटैक कर दिया। पर ये भी कम नहीं था, इसने पता है क्या करा, इसने कैलिकट के बंदरगाह को तबाह कर दिया। भैया इसके पास तो बहुत बड़ी बड़ी गन वन सब है इसके पास तो बहुत बड़ी बड़ी गन है। इसने अटैक कर दिया, इसने लोकल्स के ऊपर अटैक कर दिया, पूरा बंदरगाह तबाह कर दिया। अब बंदरगाह तो इसने तबाह किया, पता है इसने और क्या किया, आसपास बेचारे 2-3 अरेबियन जहाज खड़े थे, इसने उनके ऊपर भी बम गिरा दिए, उनको भी नष्ट कर दिया। बोले चलो लगे हाथ इनको भी कर देते हैं। अब भाई साहब जब ये चीज हुई तो ज़ेमुरिनी भागते भागते बोले भैया क्या कर रहे हो। ज़ेमुरिनी ने बोला कि भैया तुमने गलत करा। इसने बोला देखो मैंने तो कुछ करा नहीं था, इन लोगों ने मेरे पे अटैक कर दिया, इन्होंने इनकी गलती। पर बाद में मामला शांत हुआ। ज़ेमुरिनी लोकल्स के साथ बात करता है, इनके साथ बात करेगा। लोकल से बोला कि भैया ये अपने ही आदमी है, व्यापार करने के लिए आए। और फाइनली याद रखिएगा, इसने पहला आदमी साहब जिसने बम्बार्डमेंट कर दिया था
कैमरल ने, भयंकर खतरनाक आदमी था, है ना, लोकल्स ने अटैक कर दिया और इसने अरब शिप्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, याद रखिएगा। है बात समझ में क्लियर हो गया। बट बाद में इसने नेगोशिएशन करा और फाइनली इसने अपनी एक फैक्ट्री लगा दी। कहां पर लगाई? कैलिकट के अंदर। ये भी अपनी एक फैक्ट्री लगा लेगा, याद रखना, इसने भी काफी पैसा वैसा कमाया। है बात समझ में, यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या होता है कि भैया ये भी पैसा कमा रहा है, बढ़िया पैसा कमा रहा है। अब पुर्तगाल का जो राजा है उसको लगा कि यार ऐसे तो हर कोई आदमी भारत के अंदर जाएगा और पैसा कमाता रहेगा, हर कोई व्यापारी भारत में जाएगा पैसा कमाएगा। एक काम करता हूं, मैं अपनी तरफ से कुछ व्यापारियों को भारत के अंदर भेजूंगा, कि अब हर आदमी भारत में जाके व्यापार नहीं कर सकता। अब मैं अपनी तरफ से किसी आदमी को भारत के अंदर अपना गवर्नर बना के भेजूंगा। और याद रखना 1505 की बात है, एक आदमी जिसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, पुर्तगाल का राजा, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, पुर्तगाल का राजा इसे अपना गवर्नर बना के भारत के अंदर भेजता है 3 साल के लिए। तो सवाल अगर आ गया एग्जाम में कि पुर्तगाली का पहला गवर्नर भारत के अंदर कौन था, उसका नाम था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। अल्मेडा पहला पोर्चुगीज गवर्नर है। गवर्नर का मतलब क्या है कि भारत के साथ केवल यह व्यापार करेगा, और ये भारत के साथ व्यापार कर रहा है किसकी हैसियत से? पुर्तगाल के राजा की तरफ से भेजा है इसको भैया, मतलब कोई दूसरा व्यापार इस पर अटैक नहीं कर सकता। और ये पुर्तगाल के राजा को क्लियरली अगर मैं बात करूं तो रिप्रेजेंट यहां पर कर रहा है। अब इसको काम दिया पुर्तगाल के राजा ने। पुर्तगाल के राजा ने इसको बोला कि देखो तुम भारत में जाके व्यापार करो, पर तुम्हारा एक काम और है। बोले क्या काम? बोले तुम्हारा एक काम यह है कि हमारे जो दुश्मन है अरब्स को तुमको भारत के साथ व्यापार करने से रोकना है, कुछ भी करके, कुछ भी करो और अरब्स को भारत के साथ व्यापार करने से रोको। अब अरब्स को भारत के साथ व्यापार करने से कैसे रोका जाए? इसने बोला देखो सर एक ही काम अपन कर सकते हैं, वो काम ये कि जहां से अरेबियन जहाज आते हैं, जहां से भी अरब शिप्स आते हैं, उस एरिया को अपन सील करते हैं। उस एरिया पे अपन अपना जहाज लगा देंगे तो अपन अरेबियन जहाजों को आने नहीं देंगे। अब अरेबियन जहाज कहां कहां से आते थे? एग्जाम्पल की बात करें, आते थे गल्फ ऑफ अडन से, गल्फ ऑफ ऑर्मूज से, गल्फ ऑफ मलक्का से, यहां से अरेबियन जहाज आते थे। इसने बोला कि मैं काम करूंगा, मैं इन एरियाज को सील कर दूंगा। अब इन एरियाज को अगर मैं सील कर दूंगा साहब, तो अरेबियन जहाज भारत के अंदर आ ही नहीं पाएंगे। दूसरा काम इसको बोला कि देखो तुम भारत में जाओ और भारत में जाके अपनी फैक्ट्रीज बनाओ, अपने किले बना लो, फोर्टिफिकेशन करो। फोर्टिफिकेशन मतलब अपने बड़े बड़े किले बना लो, ये कर लो, ताकि दूसरा व्यापारी भारत के अंदर आना पाए और भारत को अपन धीरे धीरे अपने कब्जे में कर ले। इसने ऐसा भी करा, इसने कोचीन के अंदर अपनी फैक्ट्री बना ली, इसने किलवा के अंदर, कैन्नौर के अंदर अपनी फैक्ट्रीज बना ली। और इसने क्या करा? इसने वो सारे रास्ते बंद कर दिए जहां से, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, इसने वो सारे रास्ते बंद कर दिए जहां से अरेबियन जहाज आते थे। जैसे ये देखो गल्फ ऑफ एडन, इस पे अपना जहाज खड़ा कर दिया, इसको बंद कर दिया। ये देखो जिद्दा से जहाज आ रहा है, यहां से जहाज आता था और यहां से भारत के अंदर आने की कोशिश करता है, यहीं पर इसने खड़ा कर दिया, बोले यहां से नहीं आएगा। गल्फ ऑफ ऑर्मूज, यहां पर अपने जहाज खड़े कर दिया। तो इसने क्या करा? जहां जहां से भी अरेबियन जहाज भारत के अंदर आते थे, उन रास्ते पे इसने अपने जहाजों को खड़ा कर दिया और एक पॉलिसी लागू करता है भारत के अंदर। ये इस पॉलिसी को कहा जाता है द फेमस ब्लू वाटर पॉलिसी। नोट कर लीजिएगा, ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब क्या है? ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब यह था कि भारत के अंदर जो समुद्र है, जो ब्लू वाटर है, यहां पर केवल और केवल पोर्चुगीज जहाज ही आ सकते हैं। और ये किसने करा था? ये करने वाला आदमी है, इसका नाम याद रखना बेटा, इसका नाम है अल्मेडा, है ना। ब्लू वाटर पॉलिसी लागू किसने करी है? अल्मेडा ने लागू करी थी। अब ये काम इसने करा और इसके वजह से भारत के अंदर अरेबियन जहाज आ नहीं पा रहे। अब मेरे को बताओ इसका असर क्या होगा, थोड़ा दिमाग लगाओ अपने हिसाब से। किसने पॉलिसी तो कर दी, इसने अपने बड़े बड़े जहाज खड़े कर दिए और बोला भारत के अंदर जो ब्लू वाटर पॉलिसी है वो मैं लगाता हूं और भारत के समुद्र में केवल हमारे जहाज आएंगे और कोई व्यापार भारत के साथ करेगा नहीं। इसका असर क्या पड़ेगा? इसको कार्टे सिस्टम भी कहा जाता था। अब इसका असर क्या पड़ेगा ये थोड़ा सा बताओ, क्या असर पड़ेगा इसका? बताइए बताइए, इसका असर क्या पड़ेगा? सोचो इसका असर क्या पड़ेगा, बताओ मेरे को। अल्मेडा कर तो दिया भाई साहब ने, पर इसका असर क्या पड़ेगा? इसका असर क्या पड़ेगा? सोचो जरा इस बारे में, सोचिए जरा। लो प्राइस प्रॉफिट और कुछ? मोनोपोली ट्रेड? नहीं नहीं, देखो क्या है, पहली बात तो ये बताओ कि इससे सबसे ज्यादा नाराज कौन होगा? अरब्स होंगे।
हाँ जी, अरब मतलब मिस्र वाला एरिया। वहां का राजा बड़ा नाराज है, बोले यार तुम कल के लोग, हम तो भारत के साथ इतने टाइम से व्यापार कर रहे हैं, तुम कल के लोग भारत के अंदर आए और हमारा रास्ता बंद कर दिया। दूसरी बात, भारत के भी राजा नाराज हैं इनसे। जैसे एग्जांपल की बात करें, गुजरात का सुल्तान है, वो इनसे काफी नाराज है। वे गुजरात के सुल्तान इनसे व्यापार कर रहा है अरब के साथ बहुत लंबे टाइम से। जबरनी भी नाराज है, बोले यार तुमने हमारे पुराने कस्टमर को ऐसा कर दिया। अब इसके कारण क्या होगा, एक वॉर होगा बेटा। ये वॉर याद रखना, ये बैटल थी द बैटल ऑफ चौल। 1508 के अंदर ये बैटल होगी, किसके बीच में, पोर्चुगीज और अरब के बीच में। एक तरफ कौन है, एक तरफ है पोर्चुगीज एम्पायर, और दूसरी तरफ कौन है, मिस्र का एम्पायर जिसे ममलुक सुल्तान है, और एक गुजरात का सुल्तान भी इनके साथ हो गया। देखो ये लोग मिल गए, अरब वाला मिल गया और गुजरात का सुल्तान मिल गया, और ये दोनों मिलके पोर्चुगीज के खिलाफ एक जंग लड़ेंगे। इसे कहा जाएगा बेटा द बैटल ऑफ चौल। और इस बैटल के अंदर जो पोर्चुगीज है ये बुरी तरीके से हार जाते हैं। मतलब याद रखना बेटा, इस बैटल के अंदर अल्मेड़ा हार गया, बहुत बुरी तरीके से आला अल्मेड़ा बहुत बुरी तरीके से हार गया। पर दिक्कत क्या होगी, दिक्कत यहां पर यह हो जाती है कि जो इजिप्शियंस है, इजिप्शियंस मतलब अरब जो है, इन्होंने क्या करा, इन्होंने अल्मेड़ा के बेटे को मार दिया। अल्मेड़ा का बेटे को मार दिया। अल्मेड़ा तो हारा तो सही, ठीक है, पर अल्मेड़ा का बेटे को यहां पर मार दिया। अब अल्मेड़ा बड़ा दुखी, यार मेरे बेटे को मार दिया, मेरे बेटे को मार दिया। अब जब ये खबर पुर्तगाल के राजा के पास पहुंचे, पुर्तगाल के राजा के पास पहुंचे, उसको बड़ा गुस्सा आ गया। बोले यार ये क्या है, अल्मेड़ा तो प्रॉमिस करके गया था कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, और ये कुछ कर नहीं पा रहा है। ऊपर से इसने क्या करा, वॉर छेड़ दिया। वॉर छेड़ने के बाद इसका बेटा भी मर गया। तो उसने अल्मेड़ा को बुलाया, बोले भैया तू वापस आ जा, तो तेरे से काम नहीं संभल रहा, तू वापस आ जा, तू भारत के अंदर मतलब तू वापस आ जा। और पुर्तगाल के जो राजा थे उन्होंने एक दूसरे गवर्नर को भेजा। इस गवर्नर का नाम था, शायद आपने इस गवर्नर का नाम सुना हो, नहीं सुना, उसका नाम था अल्फांसो दी अल्बुर्क। अल्फांसो जो आम है ना वो इसी के नाम पे आते हैं, अल्फांसो दी अल्बुर्क। इसको भेजा, बोले भैया तुम जाओ, तुम जाके भारत की कमांड संभालो, तुम भारत जाकर भारत के अंदर व्यापार देखो। अब जब अल्फांसो आता है भारत के अंदर और मिलता अल्मेड़ा से, अल्मेड़ा को बोलेगा भैया देख लेटर आ गया है मेरे पास राजा का, राजा साहब ने बोला है कि तू जाएगा पुर्तगाल, अब मैं भारत के अंदर गवर्नर के तौर पे काम करूंगा। तो पता है अल्मेड़ा क्या करता है, अल्मेड़ा इस अल्फांसो को कैदी कर लेता है, कैद कर लेता है, इस अल्फांसो को जेल में डाल देता है। पता है क्यों डालता है, अल्फांसो को बोलता है कि देख भाई मेरे को तेरे से कोई दिक्कत नहीं, मुझे अपनी बेटे की मौत का बदला लेना है, मैं जाऊंगा पुर्तगाल, तू भारत का गवर्नर बन, मुझे कोई मतलब नहीं, पर मैं अपने बेटे की मौत का बदला लेकर जाऊंगा। और ये अल्फांसो ने बदला, और ये अल्मेड़ा ने बदला ले भी लिया। कैसे बदला लिया, एक वॉर होगा बेटा, छोटा सा वॉर बता दूं मैं, इसे कहा जाता है बैटल ऑफ दीव। 1509 के अंदर बैटल होती है, और इस वॉर में पोर्चुगीज जीत जाते हैं। देखो अगेंस्ट वही है इजिप्शियन साम्राज्य, गुजरात का सुल्तान, और इस वॉर में पोर्चुगीज की जीत होती है, अल्मेड़ा जीत जाता है। और अल्मेड़ा फिर भाई साहब अल्फांसो को सॉरी बोलता, सॉरी मैंने तेरे को जेल में डाला। और फाइनली भारत की कमांड किसके पास आ जाएगी, अल्फांसो डी अल्बुर्क के पास भारत की कमांड आ जाती है। तो देखो ये चीजें भी भारत के अंदर हुई है, ये चीजें भी, तो बहुत सारी चीजें भारत के अंदर हुई। अब जब अल्फांसो भारत के अंदर आया तो देखो भारत के अंदर जो रियल फाउंडर है पोर्चुगीज पावर का, वो अल्फांसो ही। इसने क्या किया, इसने कई सारे काम करे। इसने सबसे पहला जो काम किया, इसने गोवा जीत लिया, गोवा जीता इसने, तो जो गोवा को जीत लिया। गोवा का एक सुल्तान था, उस सुल्तान को हराया और गोवा को एक्वायर कर लेगा। याद रखना गोवा जीत लिया भैया इसने, गोवा जीतना बहुत बड़ी बात थी। उसके बाद ये क्या करेगा, इसने क्लियरली वो जो 3 एरियाज थे, उन 3 एरियाज को इसने और सही तरीके से क्लोज कर दिया। जहां से अरेबियन जहाज नहीं आते थे, उन 3 एरियाज को इसने सही तरीके से क्लोज कर दिया। क्लोज कैसे किया, क्लोज करने की कोशिश अल्फांसो ने भी करी, अल्मेड़ा ने भी करी थी, पर अल्फांसो दिमाग वाला आदमी, इसने एक जहाज की जगह 4 जहाज खड़े करे, बोले यहां से कोई जहाज आ नहीं सकता। और इसने एक रूल बना दिया, इस रूल को कहा जाएगा परमिट सिस्टम। नोट करना बेटा, परमिट सिस्टम की शुरुआत इसने करी। परमिट सिस्टम क्या था, जैसे इसने बोला कि जिसको भी भारत में आना है, किसी अरेबियन जहाज को भारत के अंदर आना है, बोले हम आपको भारत के अंदर आने से मना नहीं करेंगे, पर आपको भारत में आने के लिए टैक्स देना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा। जहाज अरेबियन हमारे देश में रहे हैं, पर टैक्स जाएगा किसके पास, पोर्चुगीज के पास जाएगा। बोले भारत के आसपास का समुद्र हमारा है, तुम भारत में आओ, व्यापार करो, प्रॉब्लम नहीं है, पर तुमको टैक्सेशन देना पड़ेगा, परमिट लेना पड़ेगा। तो याद रखना ये परमिट सिस्टम की शुरुआत किसने करी है, अल्फांसो ने करी। सवाल एग्जाम के अंदर आया था, समझ में आ गया बेटा, याद रखना ये काम इसने कर दे। दिमाग वाला आदमी, लड़ाई नहीं लड़ूंगा, बोले मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, लड़ना नहीं है, आप भारत में आओ पर मेरे को देखो टैक्स, जितना भी भारत में व्यापार करो टैक्स देके भारत के अंदर आ जाओ। परमिट सिस्टम की शुरुआत करने वाला भारत के अंदर ये आदमी था, ये काम इसने करा। और भारत में कई सारी गंदी चीजें भी लेके आ गए। जैसे एग्जांपल की बात करें, तंबाकू भारत में लेके आए, हाँ काशू भारत के अंदर लेके आए, नारियल की नई वैरायटीज ये भारत के अंदर लेकर आए, और इसने अपना बेस बना दिया किसको, गोवा को। याद रखना गोवा को इसने डेवलप करा, अब इसने गोवा जीता,
गोवा जीता। अब इसने बोला कि यार अपना बेस अपन बनाएंगे गोवा। पहला इनका बेस क्या था, बोला बेस हम बनाएंगे गोवा। अब गोवा के अंदर जब इसने अपना बेस बनाया तो देखो बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करेगा। इसने क्या करा, इसने पहले जो पुर्तगाल के अंदर लोग थे उन लोगों को क्या बोल रहा है कि तुम भारत के अंदर आओ, अपने परिवार वाले, अपने साथी, पुर्तगाल के अंदर जो नॉर्मल आदमी, जैसे मान लो किसी के पास जॉब नहीं, कोई नॉर्मल आदमी जॉब नहीं पुर्तगाल में किसी के पास, उसको क्या बोल रहा है, तुम भारत के अंदर आओ, भारत में आके जॉब देने की जिम्मेदारी मेरी तुम्हारी, तुम मेरे साथ भारत चलो, भारत में जॉब मैं तुमको दूंगा। और क्या करो, भारत में जाके जो लोकल गोवा की लड़कियां हैं उनसे शादी कर लो तुम। ऐसा क्यों बोल रहा है? क्या रीजन हो सकता है बेटा? ये क्या बोल रहा है पता है? ये कह रहा है कि भारत के अंदर तुम आओ, भारत के अंदर आके जो भारत की लोकल महिला है उनसे शादी करो गोवा की, गोवा में बसना शुरू करो। ऐसा क्यों बोल रहा है? गोवा में बसने की बात क्यों करवा रहा है? ये चाहता है कि जो पुर्तगीज लोग हैं वो गोवा के अंदर बसे। ऐसा क्यों कर रहा है? क्या रीजन है इसका? दिमाग वाला आदमी है, सोचो जरा इसके दिमाग से, इसने ऐसा क्यों बोला होगा? बताओ ऐसा क्यों कर रहा है? बिल्कुल सही बात है, देखो सीधी बात है, ये चाहता है कि भारत के अंदर गोवा इसके पास आ जाए। रिलेशन बैटर वैटर नहीं है बेटा, इसका मतलब है कि देखो गोवा तो अपन ने जीत लिया, अब गोवा पड़ा है, मैंने दूसरे देश में जाके एक एरिया जीत लिया, वो एरिया मेरा है, पर वो एरिया मेरा तब रहेगा जब मैं अपने लोगों को वहां पर बिठा लूंगा, जब मेरे आदमी वहां पर रहेंगे। तो इसलिए बोल रहा है कि साहब तुम भारत में आओ, भारत में गोवा अपना ही है, गोवा के अंदर रहो, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने गोवा के अंदर, जैसे इसने गोवा जीता, इसने क्या करा, इसने सती प्रथा हटा दी गोवा से। बोले सती नहीं करेगा कोई भी, अपने हिसाब से गोवा चलाएगा। और इसके साथ इसने गोवा में जितने भी मुसलमान थे सबको मरवा दिया। क्यों? बिकॉज ये मुस्लिम ट्रेडर्स थे, सबको मरवाई दिए इसने, बहुत गलत चीजें करी इसने। तो याद रखना, बड़ा खतरनाक आदमी है। इसके बाद भारत के अंदर आता है जो आदमी, उसका नाम था नीनो दी चुन्हो। ये भारत के अंदर आएगा साहब। अब इसने क्या करा, इसने बोला देखो इसके बारे में एक ही चीज याद रखना, ये भारत के अंदर आया, इसने बोला कि यार जब गोवा अपने लिए इतना इंपॉर्टेंट है तो एक काम करते, गोवा को अपना बेस बनाएंगे। पहले इनका बेस क्या, कैलिकट है। इसने बोला नहीं साहब कोच्चि, पहले इनका बेस कोचीन है। इसने बोला कोचीन को बेस क्यों बनाए, अब बेस हमारा रहेगा गोवा। तो याद रखना, इसके बारे में केवल एक चीज याद रखिएगा, इसने हेडक्वार्टर को कोचीन से गोवा शिफ्ट कर दिया था। ये नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1530 के अंदर। उसके बाद इसने मदद करी है। अब इसके बारे में बात नहीं करूंगा, अभी बताऊंगा मैं। इसकी ट्रीटी याद रखना, द ट्रीटी ऑफ बसीन ये साइन करेगा। किसके साथ साइन करेगा? गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह के साथ। अब एक कहानी बताता हूं, कहानी याद रखना। कहानी सुनाऊं, थोड़ी सी कहानी सुनाऊं गोवा के सुल्तान की। चलो सुनाता हूं मैं, गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह की। आपको हुमायूं याद है? हुमायूं, हाँ, वो खाते पीते पड़ा रहता था। हुमायूं की लड़ाई थी बहादुर शाह से, याद आ गया? बहादुर शाह गुजरात वाला राजा। अब क्या होता है, हुमायूं ने गुजरात को जीत लिया था, बहादुर शाह कमजोर था थोड़ा सा। बहादुर शाह भागा भागा भागा, पर हुमायूं ने कुछ भी करके गुजरात को जीत लिया। अब गुजरात तो हुमायूं जीत लेता है, पर बहादुर शाह जो है उसको पकड़ नहीं पाता है हुमायूं। अब बहादुर शाह गुजरात का सुल्तान, उसको कुछ भी करके उसको गुजरात चाहिए। बोले मेरे को गुजरात चाहिए, कुछ भी हो जाए मेरे को तो गुजरात चाहिए। अब बहादुर शाह किसी दोस्त को ढूंढ रहा है कि यार मेरा कोई दोस्त मिल जाए जिसकी मदद से मैं गुजरात को जीत लूं, बिकॉज गुजरात मेरा है और मैं हुमायूं को कैसे दे दूंगा। हुमायूं ने भले हरा दिया मेरे को, पर गुजरात में हुमायूं को देना नहीं चाहता। तो बहादुर शाह क्या करता है, बहादुर शाह जाता है पोर्चुगीज के पास। पोर्चुगीज के साथ भी कौन है, पोर्चुगीज का हेड है वहां पर नीनो दी चुन्हा, इसके पास जाएगा और इससे बोलता है कि यार तुम्हारे पास बड़े बड़े जहाज है, बंदूक तुम्हारे पास है, तो तुम एक काम करो यार, हुमायूं को हरा दो और मेरे को गुजरात वापस दिलवा दो। अब पोर्चुगीज बोलते ठीक है, हमें कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे आपके लिए। आपको चाहिए गुजरात? बोले हाँ, वापस हम दिलवा देंगे आपको, पर उसके बदले हमको कुछ चाहिए आपसे। बोले क्या चाहिए? बोले उसके बदले आप अंडमान निकोबार वाला जो एरिया है ना, उसका बहुत बड़ा पोर्शन हमको चाहिए, वो आप हमको दे देना। अब गुजरात का सुल्तान बोलता है बहादुर शाह की चलो ठीक है, आपको चाहिए, चलो मैं दे देता हूं। और गुजरात के सुल्तान और पोर्चुगीज के बीच एक संधि साइन होगी। संधि को कहा जाएगा द ट्रीटी ऑफ बसीन। नोट करना बेटा, क्या कहा जाएगा संधि को कहा जाएगा द ट्रीटी ऑफ बसीन। पर इसके आगे की कहानी और इंटरेस्टिंग है ना। आगे कहानी में क्या होता है सुनिएगा कि साहब जब ये चीजें हो जाती है, जब गुजरात का सुल्तान जो है वो, माफ कीजिएगा मैंने, जब गुजरात का सुल्तान बहादुर शाह जीत जाता है, तो ट्रीटी ऑफ बसीन के अंदर ये लिखा था कि जो दमन और दीव में से दीव है, दीव सुना होगा ना, दमन दीव का दीव जो है, बोले दीव जो है वो पोर्चुगीज को दे दिया जाएगा। और बहादुर शाह प्रॉमिस भी करता है कि हाँ साहब दीव जो है मैं आपको दे दूंगा। पर जीतने के बाद जो बहादुर शाह है वो दीव को पोर्चुगीज को देने से मना कर देता है। बोले भैया कौन सा दीव, कुछ नहीं, हम नहीं दे रहे, हम तुमको जो तुमसे करते बनता है कर लो, दीव ही अब तुमको मिलने वाला नहीं है। अब ये बात इन पोर्चुगीज को बड़ी बुरी लगती है। बोले अच्छा हमारे साथ धोखा करोगे, हमारे साथ धोखा करोगे। तो पोर्चुगीज क्या है, एक दिन इस बहादुर शाह को बुलाते अपने जहाज पे, बोले आओ हमारे जहाज पे पार्टी वार्टी करेंगे बढ़िया।
अब बहादुर शाह थोड़ा रंगीला आदमी, बोला हाँ ठीक है पार्टी करेंगे, बोले हाँ बिल्कुल पार्टी के लिए तो मैं रेडी हूं, पार्टी के लिए आ जाऊंगा। अब जैसे ही उनके जहाज पे जाता है, जहाज को ले जाते हैं बीच समंदर में, बहादुर शाह के टुकड़े कर देते हैं और नीचे समुद्र के अंदर फेंक के मछलियों को खिला देते हैं, और बहादुर शाह को जहाज पे मार डालते पोर्चुगीज, याद रखना। और 1538 में बहादुर शाह की आर्मी को हरा के दीव को अपने कब्जे में कर लेते हैं। और याद रखना उसके बाद 1961 तक दीव जो है ना वो पोर्चुगीज के पास ही था। 1961 में अपन ने फिर दीव को जीता पोर्चुगीज से, याद रखिएगा। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि पोर्चुगीज बड़े खतरनाक लोग थे। इनको अगर मैं क्लियरली तौर पे बात करूं तो पोर्चुगीज को एक तरीके से इनको लुटेरे के तौर पे ज्यादा देखा जाता था। तो ये चीज याद रखिएगा, पोर्चुगीज बड़े खतरनाक थे बेटा, है ना, याद रखिएगा। बहादुर शाह साहब का बिल्कुल बहादुर बना दिया था इनको। चलिए याद तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया बेटा, क्लियर हो गया, याद तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया, क्लियर है ना। चलो अब एक इंटरेस्टिंग चीज और बताओ। अब देखो पोर्चुगीज जब भारत के अंदर है उस टाइम पर हुमायूं है, फिर अकबर भी आ गया था, शाहजहां, अकबर, सारे के सारे वहां पर है। अब पोर्चुगीज 2 मिशनरीज को भेजता है अकबर के पास। 2 मिशनरीज कौन से, नाम याद रखना चाहो तो राग रखना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इनका नाम था रडल्फो एक्वाविवा, एक मिशनरी ये है। दूसरे थे एंटोनियो मॉन्सेरेटी। इनको अकबर के पास भेजा जाएगा 1580 के अंदर। पुर्तगाल का राजा इनको भेजता अकबर के पास। मकसद था कि अब अकबर को क्रिश्चियन बना लो, है ना। मकसद क्या है साहब, मकसद ये कि अकबर को क्रिश्चियन बना लिया जाए। अब अकबर को क्रिश्चियन बना लिया मतलब क्रिश्चियनिटी को भारत में फैला सकते हैं, पर अकबर इनको अपने पास रखता है, बातचीत करता है, पर अकबर इनको क्रिश्चियन नहीं बनाता है। अकबर ने इनको इस्लाम कबूल करने पे मजबूर कर दिया था, वो तो भाग के निकल गए थे, नहीं तो इनको इस्लाम कबूल करना पड़ता। जी हां, मजाक नहीं कर रहा हूं मैं, ये चीजें हो गई थी। इनका देखे भैया भारत का बादशाह अकबर को क्रिश्चियन बना लो, फिर तो क्रिश्चियनिटी भारत के अंदर फैल ही जाएगी। अब भाई साहब इनको क्या पता, अकबर ने इनसे बातचीत करी और भाई साहब ये जो है ये इस्लाम कबूल करने वाले थे, पर भागे वहां से, बोले भैया ठीक है। फिर अकबर ने अपने नए धर्म की स्थापना करी, फिर ये चीज हुई। तो ये चीजें भी हुई है भारत के अंदर, ठीक है। तो पोर्चुगीज करने की कोशिश बड़ी करते हैं, पर साहब ये कुछ ज्यादा कर नहीं पाए। तब एक इंसिडेंट और बताता हूं, देखिए क्या होता है। ये जो पुर्तगीज है ना, ये थोड़े से खराब लोग हैं। खराब क्यों है, बिकॉज क्या करते हैं ये लोग, धीरे धीरे अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते हैं भारत के अंदर। और जो हुगली वाला एरिया है, हुगली कहां है, कलकत्ता के अंदर है, यहां पर पोर्तुगीज अपना एक हेडक्वार्टर बना लेते हैं। बोले इधर अपना हेडक्वार्टर हो गया गोवा, इधर अपन बना लेंगे हुगली। अब हुगली वाले हेडक्वार्टर के अंदर ये लोग क्या करते हैं, बड़ी गड़बड़ करते हैं। गड़बड़ कैसे कर रहे हैं, गड़बड़ जैसे ये लोग कुछ ऐसे कानून बना देते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए, पहला कानून ये बनाते हैं कि साहब मुगल इंपीरियल फरमान अलाउस पोर्चुगीज ट्रेडिंग बेस ऑन द, देखो क्या होता है 1579 में हुगली के अंदर ये अपना बेस बना लेते हैं, ठीक है। मुगल्स बोलते हैं कि साहब हुगली के अंदर तो अपना बेस बना लो। अब उस बेस के अंदर ये लोग जो काम कर रहे हैं वो काम सही नहीं है। सही क्यों नहीं है, ये लोग क्या कर रहे हैं साहब, ये लोग जो है ये इंसान की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। मतलब ये उस सिस्टम के अंदर चले गए जो कि भारत में कभी था ही नहीं। पहले था बट अपने इतना ज्यादा नहीं था, ये था स्लेव सिस्टम। ये स्लेव सिस्टम शुरू कर दिया इन्होंने, ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं साहब, इंसानों को खरीद रहे बेच रहे हैं, ये काम ये कर रहे हैं। और मुगल्स की परमिशन लिए बिना कर रहे हैं कि भैया हम इंसानों को खरीदेंगे बेचेंगे। भारत से लोग खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं दूसरी दुनिया के अंदर, दूसरे देश के अंदर बेच रहे हैं। भारत के लोगों को किडनैप करा और वहां पर बेच रहे पुर्तगाल के अंदर। अब एक दिन क्या होता है ना, इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट है, सुनना चाहो तो सुन लेना। क्या होता है साहब, आपने शायद शाहजहां के बारे में सुना होगा। शाहजहां जो है साहब, शाहजहां की जो वाइफ थी, जिससे शाहजहां बेहद प्रेम करता है, क्या नाम था उसका, जिसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था, बताइए क्या नाम था उस वाइफ का। बोलिए बोलिए, सब जानते हैं आप उनके बारे में, क्या नाम है ताजमहल शाहजहां की वाइफ का, बोलिए। भूल गए क्या, मुमताज महल, बिल्कुल सही बात है, मुमताज महल। देखो मुमताज महल क्या है, मुमताज महल एक ऐसी महिला है जिसके दरबार में, जिसके साथ कई सारी कनीजें होती थी। कनीज समझ, तो कनीज मतलब होता है साहब कि उनकी हेल्प करने के लिए। मुमताज महल रानी है तो उसकी हेल्प करने के लिए कई सारे कनीजें होती थी। अब मुमताज महल की 2 फेवरेट कनीज थी, पहली फेवरेट कनीज थी जिनकी उम्र 13 और 14 साल थी। अब मुमताज महल इन दोनों कनीजों को किसी काम से बंगाल भेजती, बोले जाओ बंगाल जाओ और ये मेरा ये काम करके आओ। अब ये 2 कनीजें जब बंगाल जाती है ना, तो पोर्चुगीज पता है क्या करते हैं, पोर्चुगीज को तो पता नहीं कौन है, इन दोनों कनीजों का अपहरण करती है, उनकी जो हेल्पर्स है उनका अपहरण करती है और साहब उनको गुलाम बना के भेज देती पुर्तगाल। अब जब ये बात पता लगी साहब मुमताज महल को, उसने शाहजहां से बोला क्या लोग है भैया, क्या है ये, किसको दे दिया तुमने, बोले मैंने उनको भेजा, उन्हीं को इन्हें गुलाम बना के भेज दिया। अब सब शाहजहां का होता दिमाग खराब। शाहजहां अपने एक आदमी को भेजेगा जो बंगाल का गवर्नर था, उसका नाम था कासिम खान। कासिम खान इतने बम गिराता है, इतने बम गिराता है और फाइनली पोर्चुगीज को यहां से हटा देगा। और जून
1632 में पोर्चुगीज को बंगाल से भागना पड़ता है। यह काम करा इन्होंने, सोचिए। हाँ जी, ये चीजें हुई है। तो याद रखना कि ऐसा कोई बहुत अच्छे लोग नहीं है पोर्चुगीज, इनकी इमेज बड़ी खराब थी, बोले चोर है, लुटेरे, डाकू है। तो कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। समझ में आ गया बेटा? इतना क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर है भाई साहब? बहुत सारी कहानी अभी मैं ढंग से बता नहीं पा रहा हूं बेटा, क्योंकि गला खराब है ना मेरा, तो ठीक से उस अंदाजे में बोल नहीं पा रहा हूं मैं, है ना। स्टिल जितना हो सकता है उतना ट्राई करिए। सॉरी। अरे सच है भाई, बिल्कुल सच है ना। बहुत बम मारे यार, बहुत खतरनाक है। हाँ, नई चीज हुई थी। हाँ, अब पोर्चुगीज के बाद भारत में आते हैं, जो दूसरी शक्ति भारत के अंदर आई वो थे डच। डचेस के बारे में ज्यादा ध्यान रखना नहीं अपने को, डचेस के बारे में केवल याद रखिएगा कि भारत के अंदर जो पहला डच आदमी भारत के अंदर, डचेस से अलग है। डच कौन से बेटा? डच नीदरलैंड्स के बारे में अपन बात करें, ये डच है। तो पोर्चुगीज के बाद भारत में डच आ रहे हैं। अब डचेस के बारे में केवल एक चीज याद रखना बेटा, इनकी जो पहली फैक्ट्री थी वो थी मछलीपट्टनम के अंदर, जो कि आंध्र प्रदेश में। केवल एक पॉइंट याद रखना है, बाकी सवाल एग्जाम में नहीं आएंगे। आंध्र प्रदेश के अंदर जो मछलीपट्टनम है, डचेस की पहली फैक्ट्री 1605 में इन्होंने वहीं पर खोली थी। बाद में पुलिकट इनका पहला ट्रेडिंग पोर्ट था, बट जो पहली फैक्ट्री डचेस की खोली गई वो कहां पर खोली गई? 1605 में मछलीपट्टनम के अंदर। ये चीज याद रखिएगा। अब डचेस के बारे में एक सवाल जिसे छुपाया जाता है कई बार आपकी नजरों से, पर मैं सवाल के बारे में बात करना चाहता हूं। आपने कभी राजा मार्तंड वर्मा के बारे में सुना है? डचेस को भगा दिया था इन्होंने भारत से। हाँ जी, त्रवणकोर स्टेट है, त्रवणकोर स्टेट है, त्रवणकोर के राजा है राजा मार्तंड वर्मा। किसी ने सुना है इनके बारे में? त्रवणकोर वाला एरिया, जी हाँ, केरला के नीचे वाला, हाँ जी, वो वाला एरिया, त्रवणकोर के राजा। एक लड़ाई है, दैट बैटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिए कि इस बैटल के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, पर हमारे इतिहास में इस बैटल के बारे में बताया नहीं जाता। इस बैटल को कहा जाता है द बैटल ऑफ कोलचिल। नोट करिएगा, बैटल ऑफ कोलचिल। ये 10 अगस्त 1741 के अंदर होती है बैटल। और इस बैटल के बाद जो राजा थे हमारे मार्तंड वर्मा, ये डचेस को भगा देते हैं भारत से। भगा दिया था, पूरा खत्म कर दिया, मार मार के भगाया था इनको, मार मार के भगाया था। सोचो, इनको मार मार के भगा दिया, बोले भारत में आना मत। उसके बाद डचेस आए ही नहीं भारत के अंदर। अब इसके बारे में कहीं नहीं पढ़ाते, बोले यार इंपॉर्टेंट नहीं, बट ये इंपॉर्टेंट है। ये भारत के ऐसे राजा जिन्होंने डचेस को मार मार के भगा दिया। दिख रहा है त्रवणकोर? ये एरिया त्रवणकोर है बेटा, जो रेड रेड दिखना है दैट इज द त्रवणकोर। यहां के राजा हैं राजा मार्तंड वर्मा, द ग्रेट किंग, द ग्रेट किंग। इस बैटल के बारे में कभी गूगल करिएगा, पढ़िएगा, वहां पर और ज्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी। तो कुछ बैटल्स हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब इतने सारे लोग भारत के अंदर आ गए साहब, ये है वो है, ये है वो है, भारत के अंदर आ गए। अब भारत के अंदर कौन आएगा? इसके बाद कौन आते हैं भारत में? कोई बताएगा भैया कौन आ रहा है भारत के अंदर? अब भारत के अंदर कौन आएगा? बताइए कौन आएगा भारत के अंदर, बताइए। अब भारत के अंदर कौन आएगा? हाँ जी, बताइए। हाँ जी, कौन आएगा? बिल्कुल सही बात। अब आएंगे भारत में अंग्रेज। जी हाँ, अब इनका आना बनता है, सही बात है, अंग्रेज ही आएंगे। अब ब्रिटिशर्स आएंगे, बिल्कुल सही बात है। अब देखो अंग्रेज भारत में कैसे है, इसके पीछे की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। क्या होता है कि अंग्रेज अकबर के दरबार में आता है। उस अंग्रेज का नाम था जॉन मेल्टन। ये अंग्रेज है, ये अकबर के दरबार में आते हैं 1599 के अंदर। अब ये अकबर के पास आता है, अकबर साहब से बोलते हैं कि अकबर साहब मैं आया हूं। कहां से? बोले मैं आया हूं इंग्लैंड से। बोले अच्छा, इंग्लैंड से आया? बोले हाँ। बोले मैं आपसे परमिशन चाहता हूं। बोले क्या परमिशन चाहिए? बोले हमको भारत में व्यापार करने की परमिशन आप दे दो। जैसे आपने परमिशन पोर्चुगीज को देकर रखी है, वैसे भारत के साथ व्यापार करने की परमिशन आप हमको भी दे दो। हम लोग परेशान नहीं करेंगे आपको, हम लोग कोई लुटेरे नहीं है, हम पोर्चुगीज के साथ लड़ाई नहीं करेंगे, आप केवल भारत के साथ हमको व्यापार करने की परमिशन दे दो। अकबर बोलता साहब व्यापार करना है? बोले हाँ ठीक है, आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, परमिशन मिल जाएगी। अब 1599 के अंदर भाई साहब जैसी परमिशन मिली, भागता भागता गया इंग्लैंड की रानी के पास। बोले मैडम मजा आ गया। बोले क्या मजा आ गया? बोले परमिशन मिल गई मैडम, बहुत मुश्किल से मिली, परमिशन मिल गई। अब क्या होता है साहब, परमिशन तो मिल गई, पर अब सवाल यह था कि जो ब्रिटेन की रानी थी, रानी का नाम था क्वीन एलिजाबेथ प्रथम, उनको पता है कि यार परमिशन मिल गई, पर मैं भी सेम काम करूंगी पोर्चुगीज वाला काम मैं करूंगी। अच्छा, पोर्चुगीज ने क्या किया था? बोले मैं भी ये काम करूंगी कि मैं सबको भारत के साथ व्यापार करने की परमिशन नहीं देने वाली हूं। मैं काम करती हूं, मैं किसी एक कंपनी को परमिशन दूंगी कि तुम भारत के साथ व्यापार कर सकते हो। बिकॉज अगर बहुत सारी कंपनीज भारत के साथ व्यापार करेगी ना इंग्लैंड से, तो दिक्कत ज्यादा हो जाएगी। दिक्कत क्यों हो जाएगी? दिक्कत यह कि आपस में लड़ेंगे, फिर ये सामान महंगा बेचेंगे, मेरे को भी प्रॉफिट नहीं होने वाला है। तो मैं भारत से व्यापार करने की परमिशन केवल एक कंपनी को देती हूं। उस कंपनी का नाम रखा गया गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया, जिसे आप सभी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। याद रखना, इसी को आप ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। और शुरुआत में इस कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के लिए
15 साल की मोनोपोली दी गई थी। 15 साल मतलब कि भैया 15 साल तक केवल तुम भारत के साथ व्यापार करोगे, ब्रिटेन से कोई दूसरी कंपनी का जहाज भारत के अंदर नहीं जाएगा व्यापार करने के लिए। 15 साल की परमिशन शुरुआत के अंदर मिली इनको, और इसी के साथ भारत के अंदर ब्रिटिशर्स का आना शुरू हो गया था। भारत के अंदर ब्रिटिशर्स का जो पहला जहाज भारत के अंदर आता है, इसका नाम आपने सुना है कि नहीं सुना है ना? हालांकि कहा जाता है साहब कि बहुत सारे जहाज भारत के अंदर आए, पर 31 दिसंबर 1600 वो समय था जब ब्रिटिशर्स ने भारत के अंदर आना शुरू कर दिया और भारत के साथ व्यापार करना चाहते थे कि भैया व्यापार के साथ हमको व्यापार करना है, कुछ भी करना है सब भारत के साथ हम व्यापार करना चाहते हैं। पर कंपनी का जो पहला जहाज भारत के अंदर आया उसका नाम था हेक्टर। नोट कीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट जहाज है, हेक्टर जहाज का नाम था। और ये जहाज 24 अगस्त 1608 को सूरत के तट के ऊपर आता है। फाइनली सूरत के ऊपर इनका जहाज आ जाता है। 1600 के अंदर भी एक जहाज आया था, इसको रेड ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। पहला जहाज जो ब्रिटिशर्स का भारत में है उसका नाम रेड ड्रैगन है, याद रखना। 1600 के अंदर वो भारत के अंदर आ जाएगा। अब जब ये जहाज भारत के अंदर आया तो इस जहाज का कैप्टन का नाम था कैप्टन हॉकिंग्स। क्या नाम है भाई साहब? कैप्टन हॉकिंग्स। ये कैप्टन हॉकिंग्स को जिम्मेदारी दी गई कि तुम जाओ, अब तुम जाकर भारत के अंदर जो मुगल बादशाह उससे जाके परमिशन लो कि भाई हम भारत के अंदर व्यापार करें कि नहीं करें, बिकॉज अकबर तो बादशाह है नहीं। अब बादशाह बन गया था जहांगीर। अब जहांगीर कैसा आदमी? जहांगीर थोड़ा पीने खाने वाला आदमी। अब जहांगीर के पास कैप्टन हॉकिंग्स जाते। कैप्टन हॉकिंग्स 1609 में जहांगीर के पास पहुंचते हैं। ऐसा क्यों? इनको जहांगीर तक पहुंचने ही नहीं दे रहे पोर्चुगीज। कई बार हमले करवाए इन पे भाई साहब, बड़ी जान बचा के अपनी जहांगीर के पास पहुंचते हैं। अब जहांगीर के पास जब पहुंचे भाई साहब, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, जब जहांगीर के पास से पहुंचे तो जहांगीर ने इनसे बातचीत करी। बोले अच्छा, जहांगीर ने बोला अच्छा कहां से है? बोले भारत से आए। बोले आपके बाबा ने परमिशन दे दी थी। बोले ठीक है, मैं भी परमिशन दे दूंगा, पर उसके लिए मेरी एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? बोले तुमको मेरे साथ रुकना पड़ेगा। बोले अच्छा रुक जाएंगे। अब कैप्टन हॉकिंस जो है बहुत बढ़िया तुर्की बोलते थे, याद आ गया, तुर्की बहुत बढ़िया बोलते थे। अब जहांगीर ने इनको एक उपाधि दे दी, उपाधि का नाम था इंग्लिश खान। बोले यार तुम तो बहुत बढ़िया तुर्की बोलते हो। जहांगीर खुश हो गए, बोले तुम तुर्की बोल रहे हो? बोले मेरे को तुर्की आती है। बहुत बढ़िया तुर्की बोलता था कैप्टन हॉकिंस। तो जहांगीर ने इनको बोला यार व्यापार छोड़ो तुम, मैं तुमको उपाधि देता हूं। उपाधि का नाम था इंग्लिश खान। और जहांगीर ने इसको 400 की जागीर दे दी। बोले 400 की जागीर मैं तुमको देता हूं, तुम यही रहो मेरे दरबार में। इतना ही नहीं, जहांगीर ने अपने दरबार में रहने वाले एक दरबारी की बेटी के साथ इसकी शादी करवा दी। बोले यही रहो, मेरे साथ रहो। अब भाई साहब ये गए थे परमिशन लेने, पर भाई साहब जहांगीर ने इनको अपने दरबार के अंदर ही रोक लिया। तो याद रखना, इसको व्यापार करने की अनुमति नहीं मिली थी। नोट कर लीजिएगा, परमिशन मांगने गए थे भाई साहब, पर व्यापार करने की अनुमति भाई साहब को नहीं मिली थी। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? याद रखिएगा, फाइनली परमिशन मिलती है 1615 में थॉमस रो को। ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है। फाइनली थॉमस रो परमिशन लेके आते और फाइनली इसको परमिशन मिलेगी, हाँ ठीक है, आप भारत के अंदर व्यापार कर लो। तो याद रखना, भारत से व्यापार करने की परमिशन फाइनली जो आदमी लेकर आता है उसका नाम थॉमस रो है। नोट कर लीजिएगा। समझ में आ गया बेटा? क्लियर है? यहां तक क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? प्लीज कंफर्म कर लीजिएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है। कैप्टन हॉकिंस बता दिया मैंने, 1609 के अंदर जाते हैं, पर नहीं हो पाएगा भैया। और फाइनली जहांगीर परमिशन देगा और पहली फैक्ट्री अंग्रेजों की खोली जाएगी सूरत में। ये भी नोट कर लीजिएगा बेटा। पहली फैक्ट्री अंग्रेजों की कहां पर खुलेगी? सूरत के अंदर खोली जाती है 1613 के अंदर। नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, 1613 में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री सूरत के अंदर खोली गई है, ठीक है। टेम्पररी फैक्ट्री भले इन्होंने खोल ली थी मछलीपट्टनम के अंदर, टेम्पररी खोली थी, पर परमानेंट फैक्ट्री 1613 के अंदर सूरत के अंदर खोली जाएगी। ये पॉइंट नोट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया बेटा? समझ में आ गया? क्लियर हो गया? एक मिनट देना बेटा। क्लियर है? हाँ जी, याद रखिएगा, ठीक है। चलो ठीक है। अब भैया ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आएगी और भारत के अंदर फिर ये अपना बेस बनाना शुरू करेगी। बट बहुत सारी चीजें याद रखना बेटा। जो स्टार्टिंग में जिस आदमी ने व्यापार करने की परमिशन फाइनली ली है उसका नाम सर थॉमस रो है, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। 1615 के अंदर भाई साहब आएंगे और ये फाइनली परमिशन यहां पर ले लेगा। अब अंग्रेजों के बाद कौन आया भारत के अंदर? बताइए, अब अंग्रेजों के बाद और कौन आता है?
हु केम आफ्टर द ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स के बाद भारत के अंदर और कौन आया, बताइए कौन आया है भैया, बताओ। ब्रिटिशर्स के बाद भारत के अंदर कौन आया है? फिर अपन थोड़ा सा अंग्रेजों के बारे में और बात करेंगे, बट मुझे जानना है कि ब्रिटिशर्स के बाद भारत के अंदर कौन आता है। हाँ जी बताइए कौन है भारत के अंदर ब्रिटिशर्स के बाद? तो याद रखना ब्रिटिशर्स के बाद भारत के अंदर जो लोग आते हैं वो है द डेंस। डेंस कहां है? बेसिकली डेनमार्क के हैं। अब देखो डेंस के बारे में बहुत कुछ याद मत रखना, डेंस से बेटा फ्रांसीसी इसके बाद आएंगे, डेंस आते हैं भारत के अंदर। अब डेंस के बारे में बहुत कुछ याद नहीं रखना अपने को। क्यों याद नहीं रखना? बिकॉज डेंस आर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट डेंस नहीं है। अब डेंस भारत में 1616 के अंदर आएंगे। केवल इनकी पहली फैक्ट्री याद रखना बेटा, पहली फैक्ट्री डेंस की थी ट्रैंकुबर के अंदर। ये कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर। याद रखिएगा पहली फैक्ट्री है ट्रैंकुबर के अंदर खोलेंगे 1620 के अंदर। उसके बाद ये भारत में ज्यादा रहे नहीं। भारत में ज्यादा क्यों नहीं रहे? बिकॉज देखो इनका जो मेजर मकसद है भारत में व्यापार करना है ही नहीं। ये भारत में आते हैं मिशनरी एक्टिविटीज फैलाने के लिए। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मिशनरी एक्टिविटीज? ये भारत के अंदर क्रिश्चियनिटी का प्रचार करना चाहते थे, दैट्स व्हाई भारत के अंदर आते हैं। अब भारत के अंदर जब ये आए और ये भारत के अंदर क्रिश्चियनिटी का प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया के अंदर आप सब जानते हैं हिंदुइज्म बहुत पीक के ऊपर होता है, वहां पर कन्वर्जन करना बहुत मुश्किल है। साउथ के अंदर बहुत लोग रिलीजियस ज्यादा है, आज भी बहुत होते हैं। अब यहां पर क्रिश्चियन एक्टिविटीज को बहुत ज्यादा ये लोग आगे ले नहीं जा पाए, तो क्या इनको व्यापार में नुकसान भी हुआ, तो अपना सारा सामान ये अंग्रेजों को बेचकर निकल जाते हैं। याद रखिएगा, ठीक है, अपना सारा सामान ये अंग्रेजों को बेचकर निकल जाएंगे। इनका जो हेडक्वार्टर था वो था श्रीरामपुर, नोट कर लीजिएगा, कलकत्ता के पास में श्रीरामपुर इनका हेडक्वार्टर था। अब इनके बाद जो लोग सबसे आखिरी में आएंगे, इनसे सवाल एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। सबसे आखिरी में जो लोग आते हैं कौन बेटा? डेंस डेनमार्क के बेटा, हाँ जी डेंस डेनमार्क के, हाँ जी। डच कहां के? नीदरलैंड वाले, डच नीदरलैंड के लोग हैं। ये डेनमार्क वाले, डेनिश है, डेनमार्क और नीदरलैंड अलग अलग है। ओके हाँ जी। अब नेक्स्ट जब लोग आएंगे, अब फाइनली आएंगे फ्रांसीसी। अब नींद खुलेगी फ्रांस वालों की, बोले भैया हम भी जाएंगे। अब फ्रांसीसियों की नींद बाद में खुलेगी। ऐसा क्यों है? देखो फ्रांसीसी की नींद हमेशा बाद में ही खुलती। क्यों है? बिकॉज इन्होंने देखा कि यार सब लोग पैसा कमा रहे हैं भारत से व्यापार करके, ये भी कमा रहे, वो भी कमा रहे, अंग्रेज भी कमा रहे, पोर्चुगीज भी कमा रहे, हम भी भारत के साथ व्यापार करेंगे। अब क्या होता है कि फ्रांस का एक राजा है, नाम याद रखना चाहो तो याद रखो, नहीं याद रखना चाहो तो भी याद तो रखना पड़ेगा। फ्रांस का राजा लुई द 14। लुई 14 का एक मिनिस्टर है कोलबर्ट। कोलबर्ट क्या है साहब? थोड़ा सा है ना ऐसे राजा के पास हमेशा घूमता रहता है, राजा जी इस तरह का आदमी। अब कोलबर्ट ने बोला कि राजा जी मेरे को आपसे एक फेवर चाहिए। बोले अच्छा फेवर चाहिए भाई कोलबर्ट, क्या चाहिए फेवर? बोले राजा जी मैं भारत के साथ व्यापार करना चाहता हूं। देखो सब लोग व्यापार कर रहे हैं, सब व्यापार कर रहे हैं, ये वो सब व्यापार कर रहे हैं, भाई हम भी व्यापार करना चाहते हैं। बोले ठीक है करो भारत के साथ व्यापार, पर बोले मैं आपसे परमिशन चाहता हूं। बोले क्या परमिशन चाहिए भाई कोलबर्ट? बोले सर मैं अपनी खुद की कंपनी बना रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप उस कंपनी को एक परमिशन देके 50 साल तक केवल वही कंपनी भारत के साथ व्यापार करेगी। अब राजा ने बोला ठीक है भाई कर ले व्यापार, कोई दिक्कत नहीं। तो याद रखना इसी कंपनी का नाम था कैंपेगिन डेस इंडस ओरिएंटल्स। हालांकि आप इसको इतना इस तरीके से याद मत रखिएगा, इस कंपनी का नाम है द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। याद रखिएगा। तो इनके बारे में केवल एक चीज याद रखना है, सबसे आखिरी में भारत के अंदर ये आते हैं और इनकी जो पहली फैक्ट्री थी वो कहां पर है? वो भी सूरत के अंदर खोलेंगे 1667 के अंदर। नोट कर लीजिएगा कि फ्रांसीसियों की जो पहली फैक्ट्री भारत के अंदर खोली गई वो पहली फैक्ट्री सूरत के अंदर खोली गई थी। नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? क्लियर है ना? अब फ्रांस के लिए जो चीज इंपॉर्टेंट है, फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री सूरत के अंदर खोलने के बाद अपने व्यापार को भारत के अंदर बढ़ाया और फ्रांसीसियों का जो भारत के अंदर बेस बना है वो है पौंडीचेरी। नोट करना बेटा, जैसे पोर्चुगीज का बेस भारत के अंदर गोवा था ना, फ्रांसीसियों का जो भारत के अंदर बेस दैट वाज द पौंडीचेरी। याद रखिएगा, एक संत थे फ्रांसिस मार्टिन, इन्होंने पौंडीचेरी की स्थापना करी। बोले पौंडीचेरी की स्थापना मैं करूंगा, और इन्होंने क्या करा? पौंडीचेरी को अपना हेडक्वार्टर बना लिया था। नोट करना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि फ्रांसीसियों का भारत के अंदर जो हेडक्वार्टर था इट वाज द पौंडीचेरी। पौंडीचेरी इनके लिए बहुत 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 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। आई बात समझ में? क्लियर हो गया? बेटा सूरत में व्यापार करना आसान है ना, सूरत के अंदर व्यापारी बहुत रहते हैं। आज भी देखो सूरत, गुजरात के अंदर बिजनेसमैन सारे सूरत के अंदर रहते हैं। सूरत में क्या होता है कि जहाज भी सूरत तक पहुंच जाएगा, आप भी जा सकते हैं। दैट्स व्हाई सूरत थोड़ी सूटेबल लोकेशन थी। अब जैसे एग्जांपल की बात करें, भारत में अगर तुमको व्यापार करना है, मूवी बनानी, तो कहां पर बनाओगे? अगर तुमको मूवी बनानी है भारत में तो कहां बनाओगे? सर मुंबई में बनाएंगे, बिकॉज मुंबई बड़ा फेमस है मूवीज के लिए। सेम चीज यहां पर भी, सूरत व्यापार के लिए बड़ा फेमस था, हर कोई सूरत के अंदर फैक्ट्री बनाता था, तो इन लोगों ने भी बना ली। तो देयर इज नो सच एनी काइंड ऑफ रीजन। आई बात समझ में बच्चा? छोटी सी बात याद रखिएगा। अब याद रखना बेटा, फ्रांसीसी और अंग्रेज आपस में लड़ेंगे। अब ये चीज, ये स्लाइड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, देख लीजिएगा।
कौन क्या, ब्रिटिशर्स ने सूरत में फैक्ट्री खोली है, ठीक है, डेंस की ट्रैंकूबर के अंदर है, सारी पहली फैक्ट्रीज बता दी मैंने, ठीक है। पौंडीचेरीज कहां पर, आराम से देख लीजिएगा, ये सारे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है बेटा, क्लियर है। पोर्चुगीज पहली बार आएंगे 1498 में, फिर हम बात करेंगे डचेस के बारे में, ठीक है, फिर ब्रिटिशर्स आएंगे, फिर डेंस आ जाएंगे, लास्ट में कौन आएंगे, फ्रांसीसी आएंगे। तो ये छोटी सी बात याद रखिएगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन है, देखो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है अंग्रेज। अब अंग्रेज जब भारत में आए, इन्होंने व्यापार करना शुरू करा और भारत के अंदर पहली फैक्ट्री खोल रहे हैं, कहां पर, ये पहली फैक्ट्री खोलते हैं भारत के अंदर, सूरत में। अब सूरत में पहली फैक्ट्री खोलने के बाद अंग्रेजों को लगा कि यार मजा नहीं आ रहा है। मजा क्यों नहीं आ रहा है, व्यापार उस लेवल का हो नहीं रहा है जैसा हम करना चाहते हैं। बिकॉज भारत के बारे में इन्होंने बहुत सुना है कि भारत में ऐसा व्यापार कर सकते हैं, भारत में वैसा व्यापार कर सकते हैं, भारत से ये मिलेगा, भारत से वो मिलेगा, भारत के बारे में बहुत कुछ सुना है इन्होंने बोला कि देखो अपन एक काम करते हैं, अब हम फैक्ट्री बनाएंगे अपनी, जिस क्योंकि हर आदमी भारत के दो साइड फैक्ट्री बना रहा है, एक साइड है सूरत वाला, एक साइड है कलकत्ता वाला। अब इन्होंने बोला हम भी कलकत्ता के अंदर फैक्ट्री बनाएंगे। अब इन्होंने क्या करा, याद रखिएगा, इन्होंने मद्रास के अंदर अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर ली। नोट कर रहे हैं, इन्होंने भी बोला कि चलो मद्रास के अंदर अब हम लोग भी फैक्ट्री स्टैब्लिश करेंगे। अब मद्रास हालांकि कलकत्ता से काफी दूर है, पर इन्होंने बोला कि साउथ के अंदर भी हमको अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी पड़ेगी और मद्रास इनका हेडक्वार्टर बन जाएगा। याद रखना, मद्रास के अंदर आपने सुना होगा देयर इज अ फोर्ट सेंट जॉर्ज, सुना है इसने किसी के बारे में? जी हाँ, मद्रास के अंदर फोर्ट सेंट जॉर्ज है। सेंट जॉर्ज एक बहुत बड़े संत थे, उनके नाम पे पूरा मद्रास के अंदर इन लोगों ने एक फोर्ट बना के रखा था। और याद रखना, साउथ का अंग्रेजों का हेडक्वार्टर मद्रास है, ये नोट कर लीजिएगा। पहले मुसलीपट्टनम था, बाद में साउथ का जो अंग्रेजों का हेडक्वार्टर है वो मद्रास है। अब एक और कहानी में सुनाता हूं। अब अंग्रेज चाहते थे किसी भी तरीके से इनको मिल जाए बंबई, इनको मुंबई मिल जाए, बिकॉज मुंबई में व्यापार बहुत बढ़िया हो सकता है, मुंबई के पास गोवा भी व्यापार बहुत बढ़िया होगा। अब लगभग चांस इनके साथ एक ऐसी चीज हो जाती है, पता है क्या होता है, सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। क्या होता है साहब, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि ब्रिटेन के एक राजा थे, ब्रिटेन के राजा का नाम है किंग चार्ल्स सेकंड, ब्रिटेन के राजा है उस टाइम पर। अब किंग चार्ल्स सेकंड की शादी हो जाती पुर्तगाल की क्वीन, पुर्तगाल की रानी है, उनसे शादी हो जाती ब्रिटेन के राजा की। 1839 में बेटा, इट्स नॉट दी, गड़बड़ कर दी भाई साहब, 1639 है, इट्स 1639, सॉरी 1639 है, ठीक है। हाँ, अब क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, ये कहानी छोटी सी है, मैं बताता हूं। ब्रिटेन के राजा है, ब्रिटेन के राजा का नाम था किंग चार्ल्स सेकंड। इनकी शादी हो जाती है पुर्तगाल की रानी से, पुर्तगाल की प्रिंसेस थी, इनसे इनकी शादी हो जाती है। अब साहब दहेज यहां पर भी चलता है, दहेज यहां पर भी चलेगा। पुर्तगाल के जो राजा हैं अपनी बेटी को दहेज में क्या दे रहे पता है, बंबई देते। बंबई हालांकि अपना है, पर बंबई जो पूरा था, पूरा का पूरा बंबई जो है बोले दहेज में दे दिया जाएगा। किसको? बोले पूरा मुंबई दहेज में दे दिया ब्रिटेन के राजा को। दहेज वहां भी चल रहा है। पोर्चुगीज के पास बंबई वाला एरिया पूरा था इनके पास, बिकॉज यहां से व्यापार करते थे, बंबई पूरा इनके पास था, जीत लिया था इन्होंने। तो क्या करा पोर्चुगीज ने ब्रिटेन के राजा को बंबई दहेज में दे दिया, बोले दहेज के अंदर हम आपको बंबई दे रहे हैं। अब ब्रिटेन के राजा ने बोला यार बंबई का मैं क्या करूंगा। ब्रिटेन के राजा ने ईस्ट इंडिया कंपनी से पूछा, बोले तुमको बंबई चाहिए क्या? बोले हाँ चाहिए मालिक, बंबई चाहिए। बोले बंबई चाहिए? बोले हम दे दो, बंबई दे दो ना प्लीज, बंबई दे दो। अब ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्कुल भीख मांग रही कि हमको बंबई दे दो कुछ भी करके। अब ब्रिटेन के राजा ने बोला कि ठीक है बंबई हम देंगे तुमको, पर उसके बदले क्या दोगे, रेंट दे पाओगे? बोले रेंट देंगे मालिक। बोले कितना दोगे? बोले 10 पाउंड। और 10 पाउंड मतलब 1000 रुपए भी नहीं है। बोले साल भर का 10 पाउंड दे देंगे मालिक। बोले हम गरीब कंपनी है, क्या करें, गरीबी में आटा गीला। अब ब्रिटेन के राजा ने बोला चलो ठीक है यार। तो सोचो, ब्रिटेन के राजा ने केवल 10 पाउंड के साल भर के किराए पे 1668 में बंबई ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम कर दिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर इनका हेडक्वार्टर जो पहले सूरत में था उसको 1687 में बंबई में शिफ्ट कर दिया। ये भी कम थोड़ी ना, ये चीजें तक हुई है भारत के अंदर, ये चीजें हुई हैं। तो याद रखना बेटा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और शायद जान के आपको हैरानी होगी, ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा 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 लॉस के अंदर रही है। पता है कि नहीं आपको? नहीं पता हो तो मैं बता दूं, ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा 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 लॉस में रही है, प्रॉफिट में रही नहीं ईस्ट इंडिया कंपनी। बाद में कभी रही हो तो रही हो, हालांकि ये लॉस में ही रही थी। तो ये कुछ चीजें थी, याद रखिएगा। अब सवाल है कुछ आपके, बिकॉज क्लास खत्म होने से पहले कुछ सवाल करने पड़ेंगे। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, टेक योर टाइम, सवाल का जवाब ध्यान से दीजिएगा। ध्यान से देखो सवाल, पहला सवाल, विच यूरोपियन पावर वॉज द फर्स्ट टू एस्टेब्लिश ट्रेड इन इंडिया? भारत के अंदर पहली बार कौन से यूरोपियन पावर ने ट्रेड एस्टेब्लिश किया था? बताइए, मतलब भारत में पहली बार कौन सी यूरोपियन कंट्री का पावर आया था? कौन यूरोपियंस भारत में पहली बार आए थे? सवाल ये आ रहा है आपका।
बताइए, पोर्चुगीज, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही जवाब है आपका। ऑप्शन नंबर 20 सवाल का सही जवाब है, बिल्कुल सही। पोर्चुगीज 92.38%, बिल्कुल सही बात है। पोर्चुगीज सबसे पहले थे, है ना, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट यहां पर देखिएगा, सवाल दूसरा देखो ध्यान से। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज वाज द फर्स्ट बेस ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कहां पर है? फर्स्ट फैक्ट्री पूछा है बेटा, व्हाट वाज द फर्स्ट फैक्ट्री ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री भारत में कौन सी है? हाँ जी बताइए, भारत के अंदर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री कौन सी थी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री भारत के अंदर कौन सी थी? बताइए, पहली फैक्ट्री भारत के अंदर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कौन सी है? बिल्कुल सही बात है, बताओ कौन सी? मद्रास, मुंबई, कलकत्ता, सूरत? फर्स्ट फैक्ट्री इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कौन सी थी बेटा? ध्यान से देखिएगा, सब जानते हैं अपन, इट वाज द सूरत। ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। ये सवाल है PYQ, आसान है ना, मैंने बोल रहा हूं बेटा बहुत आसान है, चिंता नहीं करनी अपने को। 81.35% बच्चों का जवाब सही, बाकी का सही क्यों नहीं है? अगला सवाल, सवाल देखो डचेस का। हाँ जी, डच, वेयर डिड द डच एस्टेब्लिश देयर फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट इन इंडिया? डच, नीदरलैंड्स, डच, सॉरी डचेस के बारे में बात कर रहे हैं। डचेस की पहली फैक्ट्री भारत के अंदर कौन सी थी? ट्रेडिंग पोर्ट कौन सा है भारत के अंदर? बताओ, अभी हमने करा है, इसको भी हमने करा है, डचेस के बारे में बात की जा रही है। डचेस की पहली फैक्ट्री कौन सी है भारत के अंदर? सोचिए सोचिए, बिल्कुल सही बात बेटा, ट्रैंकुबर। अभी हमने पढ़ा था, ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर, बिल्कुल सही बात, सही जवाब। 32.71। बाकी ने क्या किया भाई साहब? गड़बड़ कर दी। गड़बड़ नहीं करना है बेटा। सवाल देखिएगा, सवाल ध्यान से देखना। द पोर्चुगीज स्टैब्लिश, पोर्चुगीज ने भारत के अंदर अपना बेस किसको बनाया था? पोर्चुगीज का भारत में बेस कौन सा है? मदुरई, गोवा, चंद्रनगर या कैलिकट? पोर्चुगीज का भारत के अंदर बेस क्या था? अच्छा पोल नहीं चल रहा बेटा, कोई नहीं, आंसर दे दो खाली। पोल नहीं चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, आप केवल आंसर दे सकते हो। सी अपना मोटिव आंसर देना है ना, पोल चल रहा नहीं चल रहा वो सेकेंडरी है, मोटिव आपका आंसर देना होना चाहिए। द पोर्चुगीज स्टैब्लिश देयर बेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशंस इन इंडिया? भारत के अंदर पोर्चुगीज का बेस क्या था? भारत के अंदर पोर्चुगीज का बेस इनमें से कौन सा था? बताइए, भारत के अंदर पोर्चुगीज का बेस इनमें से कौन सा है? बिल्कुल सही, इट वॉज दी गोवा। अभी हमने देखा था ना, पोर्चुगीज का बेस भारत में गोवा है। गोवा है बच्चा पोर्चुगीज का, भूल गए? हाँ जी, गोवा के अंदर बुलाया था कि भैया यहां पर बसना शुरू कर दो। कैलिकट कैसे हो गया बेटा? कैलिकट पोर्चुगीज का बेस था क्या? पोर्चुगीज का बेस कहां था भारत के अंदर? गोवा था, अभी हमने बात करी है, फिर भी कंफ्यूजन हो रहे हो। अगला सवाल, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द लास्ट ईस्ट इंडिया कंपनी टू बी फॉर्म्ड? आखिरी ईस्ट इंडिया कंपनी कौन सी थी जो भारत के अंदर आई है? विच वॉज द लास्ट ईस्ट इंडिया कंपनी टू बी फॉर्म्ड? बेटा गोवा ही बेस है पोर्चुगीज का, इनिशियल बेस के बारे में बात नहीं करी। बेस किसे कहा जाता है? जहां पर रहेंगे प्रॉपर तरीके से, दैट इज द बेस। तो प्रॉपर बेस वॉज दी गोवा ओनली, गोवा प्रॉपर बेस है, नोट कर लीजिएगा, गोवा के अलावा कोई प्रॉपर बेस हो ही नहीं सकता। व्हाट इज द बेस? बिल्कुल सही बात है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। फ्रांस की ईस्ट इंडिया कंपनी, बिल्कुल सही बात है, लास्ट में फ्रांसीसी आए थे ना। हाँ जी, है ना, ओके। 79.94, यार इसमें तो 100% आंसर होना चाहिए। लास्ट सवाल, अभी हमने बात करी इसके बारे में। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां पर है? बताइए, बताइए कहां पर, जिसको नहीं पता है बताइए जरा। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां पर है? कोई बताएगा मुझे? फोर्ट सेंट जॉर्ज के बारे में आगे बात करेंगे, बट आई वांट, कितने बच्चे इस बारे में जानते हैं? फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां पर है?
अभी हमने पढ़ा है, आज ही पढ़ा है, हाँ आज ही पढ़ा था, बिल्कुल सही है। इट वॉज इन दी मैड्रास, चेन्नई के अंदर है, चेन्नई में आज भी है ये, बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर डी इज दी राइट आंसर। कितने परसेंट बच्चे? 67.67, बहुत बढ़िया। समझ में आ गया, चीजें क्लियर हुई है ना? आसान था लेक्चर, लेक्चर आसान था, बहुत आसान है लेक्चर, तो आसान है, सवाल ऐसे आते हैं। बहुत कंफ्यूज मत होना कि सवाल बहुत डिफिकल्ट आ जाएंगे, ऐसे आ जाएंगे, नहीं, सवाल इतने आसान ही आते हैं। ठीक है बच्चा, तो ध्यान रखो, रिवीजन कर लेना, बेसिक चीजें हैं। और जो कहानी बताई, कहानी तो चलो सेकेंडरी होती, तो वो चीजें ध्यान रखिएगा। चलिए, आई बात समझ में, क्लियर है? चलो नेक्स्ट सेशन के अंदर मिलते हैं बेटा अपन लोग, ध्यान रखिएगा। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।